इस बुक के अंदर यूट्यूब और यूट्यूब के और फेसबुक के लेक्चर्स हैं। आप किसी पे क्लिक करेंगे आपको लेक्चर मिल जाएगा। आपके पास हमारी वेबसाइट के ऊपर ये तमाम ट्रेनिंग्स डाउनलोड करने की वो है, लिंक्स अवेलेबल हैं, वीडियोस हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। आप चैट जीपीटी पे जाके उसे कह दें कि उर्दू में समझाओ, उर्दू में समझा देगा। इसीलिए कोई लैंग्वेज बैरियर का मसला नहीं है। आप इस बुक को प्रिंट ले लें, ये एक अच्छी बुक है। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। डायरी एक मोटी होनी चाहिए, 200 पेजेस प्लस माइनस की, भारी डायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ 20-25 साल है। मैं अपने स्टूडेंट्स को 2020 में कोई बात बताई है तो अब वो रेफ़र करते हैं, वो कहते हैं हाँ ये तो हमें शुरू की बात पता थी। जब हम बिज़नेस की किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तब हम रेफ़र करते हैं तो हमें पता चलता है ये तो हमें पता था, लेकिन जब बार बार एक्सपीरियंस में आती हैं चीज़ें तो फिर वो समझ में आ रही होती है कि ये बात क्यों की गई थी। तो इसीलिए चीज़ों को लिख लेना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी लिखें, इस बुक को भी प्रिंट आउट करें, इसके ऊपर भी नोट्स बनाएं। ये जो आपके सामने बुक है इसके भी प्रिंट आउट लें। हम इस बुक की ट्रेनिंग के अंदर इस बुक के शुरू के 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। पहले 4 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बुक के लेक्चर्स मैंने पूरे कर लिए। इसका मतलब ये है कि मैं अभी आपको इस ट्रेनिंग के अंदर आज के 1.5 घंटे के अंदर मैं ये समझाऊंगा कि आप इस बुक को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें और इस बुक को किस तरीके से चलाएं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप सबको एक ये गूगल डॉक्स की शीट या एक्सेल शीट मैंने आपको सेंड की हुई है। ये हमारे वेबसाइट के ऊपर ये शीट पड़ी हुई है। इस शीट को, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ पे ये सहाबा के ऊपर, ये उलमा के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, आप ये देख सकते हैं। शॉर्ट टॉपिक्स, पूरा हम काम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट इन 6 पार्ट्स में है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद B2C मॉडल्स, एक छोटा सा मॉडल कि आप अपनी सेल परचेज स्टार्ट करें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनालिटी इन इस्लामिक डेवलपमेंट, ये ही बुक है और इसी के ये लेक्चर्स हैं यहाँ पर, ये ठीक है। ये वो पढ़े हुए हैं यूट्यूब के साथ, आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ किया कि ये 2 लेक्चर्स, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन टू द बिज़नेस, ये सारा काम तो यूनिवर्सिटी के मिजाज पे ही बोला गया है। इसमें जो इस्तिलाहात हैं वो यूनिवर्सिटी के मिजाज की हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से मुश्किल थे तो मैंने उलमा की ज़ुबान में ये दोनों वीडियोस बना दी हैं। अब आपके पास सारा का सारा मवाद है और ये सब कुछ हमारी गूगल ड्राइव्स पे मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि ऐसे अफराद तैयार हो जाएं जो कि प्रैक्टिकली बिज़नेस कर सकें। और हम यहाँ पे सेल्स परचेजेस से लेकर पूरे ब्रांड तक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तक की काबिलियत रखते हैं। हमारी बुक्स इस चीज़ की काबिलियत रखती हैं। हमारा दूसरा मकसद ये है कि हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है। दूसरा मकसद ये है कि आप लोग हमारे ही निज़ाम को अपने शहर में इम्प्लीमेंट कर लें हमारे रूल्स के तहत, या फिर हमारे से ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद इस चीज़ को, बुक्स भी आपके पास हैं, ट्रेनिंग मटेरियल भी आपके पास है, अपनी तरतीब पे, हमसे बेहतर कोई और तरीका हो उसके ज़रिए अपने, ज़रूरी तो नहीं कि मेरा ही अकल सबसे अच्छी होगी और लोग मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, मेरे से ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कर सकते होंगे, तो वो इस निज़ाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने एरियाज़ में, अपने इलाके में इम्प्लीमेंट करें। अब हम अपनी बुक पर जाते हैं तो देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे से लोग इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर फिर गुस्सा करते हैं। अब ज़ुबान पे आगे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, स्टार्ट ही यहीं से लेता हूँ। लोग गुस्सा कर देते हैं, मैंने बुक में लिखा हुई है एग्ज़ाम्पल, लेकिन बस गुस्सा हो जाते हैं लोग। लेकिन देखें, हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में अच्छी बातें करते रहेंगे। कोई फ़ौजी है वो फ़ौज के बारे में अच्छी बातें करता रहेगा, बाकियों को उस तरह, एक डॉक्टर है वो कहता है डॉक्टर के अलावा कुछ बेहतर है ही नहीं। तो हम जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उसके बदले में अगर किसी की नफ़ी कर रहे हैं तो खफा होने की बात नहीं। एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, एक कुत्ता था, उसका मालिक उसको रात को छोड़ देता था।
शाम को कि जाओ वॉक कर आओ। वॉक करने जाता था तो जब कुत्ता वॉक करने जाता था तो वो जंगल से गुजरता था। जंगल में एक भेड़िए के साथ उसकी दोस्ती हो गई। सर्दियों के दिन थे, कुत्ता मोटा ताज़ा अच्छा सा लैब्राडॉग था और भेड़िया कमज़ोर हो रहा है। भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, यार तुम्हें खाना शाना कैसे मिलता है, कोई बात तो बताओ। कुत्ते ने कहा कि मुझे गर्म सूप्स मिलते हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है। भेड़िए ने कहा, यार सर्दी में मुझे शिकार नहीं मिल रहा, तुम ये सूप मुझे भी ला दो। कुत्ते ने कहा, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। वो गया और वो उसने मालिक से बात की। मालिक ने कहा ठीक है, उसे ले आओ। कुत्ता पट्टा लेकर आ गया भेड़िए के पास। उसने कहा कि ये पट्टा पहन लो और तुम्हें सूप मिल जाया करेगा सुबह और शाम को। उसके अंदर कुछ मुर्गी के पंजे वगैरह भी होंगे, तुम्हें गर्म रखेंगे और तुम्हें शाम के वक्त खोल दिया जाएगा, सुबह के वक्त बंद कर दिया जाएगा और रात के वक्त तुमने चौकीदारी करनी होगी। भेड़िए ने कहा, नहीं यार मैं पट्टा नहीं पहनता, मैं आज़ाद ही ठीक हूँ, मैं भूखा ही ठीक हूँ। पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कौन पॉलिसीज़ बनाता है, कौन पॉलिसीज़ नहीं बनाता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे लीड करना पड़ता है, उसके ऊपर कोई पुलिस नहीं बैठी होती है, कारोबारी के ऊपर कोई एसओपीज़ नहीं होती हैं, कोई मैनेजर नहीं होता जो बताए कि भाई तुमने ये काम करना है कि नहीं करना। हर इदारे में जहाँ पे नौकरी होगी वहाँ पे ऊपर मैनेजर होगा, वहाँ पे ऊपर पुलिस होगी, ये काम इस तरह करो, ये काम इस तरह करो, एसओपीज़ होंगी, पॉलिसीज़ होंगी। पॉलिसीज़ नहीं फॉलो करोगे उसे निकाल दिया जाएगा। कारोबारी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करवाता है, नौकर पॉलिसीज़ के अंदर खुद चलना पड़ता है। माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कारोबारी चाहे छोटा है, उसकी 2 मुलाजिम है, चाहे बड़ा है 500 मुलाजिम है, वो लीडर ही है, वो लीडर ही है। हम कॉमसेट से पढ़ाते थे उस वक्त, बस टाइम ज़ाया करना, किसी तरीके से जितना काम दिया वो काम कर लिया, उसके बाद कोई दीनी किताब पढ़ ली, कभी क्या कर लिया, कभी तबलीग के तकाज़ों में लग गए, कभी मस्जिद में बहुत पहले जा रहे हैं खुशू खुजू के साथ और फिर तफसीली बैठ रहे हैं, उसके बाद मशवरा तालीम इन सारों में जुड़ रहे हैं। 1 घंटे की तो ज़ोहर की नमाज़ होती थी। जब अपना बिज़नेस आ गया तो बस सिर्फ 15 मिनट की ज़ोहर की नमाज़ थी, कोई चाय का वक्फ़ा नहीं था। जब पता चला कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तब खुद बिज़ी हो ना हो एम्प्लॉयज़ को बिज़ी रखो ताकि वो कमा के दें। तब तो मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो हमारी ट्रेनिंग लीडरशिप की ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग बकरियों का चरवाहा बनाने की ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग ट्रेन का इंजन बनाने की ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग बकरियां नहीं है जिसको चरवाहा कहेगा आज तुमने लेफ़्ट साइड पे जाना है और कल कहेगा तुमने राइट साइड पे जाना है। हमारी ट्रेनिंग ट्रेन की बगियां नहीं है कि जहाँ मर्जी अंधाधुन लेके चले जाओ। हमारी ट्रेनिंग कॉन्फ्लिक्ट करने की ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग लीडरशिप की ट्रेनिंग है। पर्सनैलिटी के अंदर लीडरशिप नहीं आएगी, पर्सनैलिटी के अंदर बिजनेस नहीं आ सकता। अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि कुछ डेफिनेशंस की हुई हैं। बिजनेस जब एक दफ़ा हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा एम ये है कि मैंने शहद का कारोबार करना है, तो हमने अपना विजन डेवलप कर दिया, हमने अपना मकसद डेवलप कर दिया, मैंने शहद का एक्सपोर्टर बनना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शहद के एक्सपोर्ट्स के रास्ते के अंदर जितनी दीवारें आएंगी उन दीवारों को तोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं है कि दीवारों को वर्क स्मार्टली या पता नहीं कौन सी इस्तिलाहात के बदले में उनको उनसे जंप होने के बाद प्लान बी पे चले जाना। मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया कि उसने स्टार्ट किया मुर्गियों का काम। उसने कहा यार मैं अंडे बेचूंगा। उसने जब अंडे बेचना स्टार्ट किए तो उसने 300 मुर्गियाँ ले आया, चूज़े ले आया। जब 300 चूज़े बड़े हुए तो सारे के सारे मेल निकले, सारे मुर्गे निकल आए। उसने कहा मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ। उसने उन मेल चूज़ों को ज़िबा करके उनकी यखनी बना के, सर्दियाँ थी, वो बेचना स्टार्ट कर दिया, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी। भाई मैंने बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उसके बाद उसे समझ में आई, वो फैंसी बर्ड्स में चला गया। उसके बाद समझ में आई वो उधर चला गया। अच्छा, जब मुझे उसने, आज उसका फार्म बंद हो चुका है,
जब उसने मुझे अपने फार्म का विज़िट कराया तो बड़ी कहानियाँ सुना रहा है, ये वाला जो है ये मुर्गा, ये 30, ये मुर्गी जो है ये 365 दिनों में 360 अंडे देती है, बिल्कुल ब्लैक अंडा होता है, ये वाली मुर्गी ये है, ये है। मैं अब मुर्गियों की मैं अंडे तो नहीं बेचता, लेकिन मैं अंडे तो नहीं बेच रहा खाने के लिए देसी अंडे, बल्कि मैं ब्रीड वाले अंडे बेच रहा हूँ और ब्रीड वाले चूज़े बेच रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा, यार तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था? तुमने मिस्री मुर्गियाँ ली थी, तुमने तुमने मिस्री मुर्गियाँ ली थी और तुमने कहा था कि मैं 100 मुर्गियों से तकरीबन डेली का 50 अंडा या 60 अंडा निकालूंगा और मैं वो बेचूंगा। तुमने स्टार्ट यहाँ से लिया था, तुम इधर से फ्लिप कहाँ पर होगे? उसने कहा, नहीं वो मुर्गियाँ ली थी, वो मुर्गे निकल आए। तो मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैंने उसके लिए एक प्लान बी सोच लिया, फिर प्लान सी सोच लिया। तो 3 साल बाद ना तो मैं मुर्गियाँ अंडरस्टैंड कर सके, ना तो मुर्गों को अंडरस्टैंड कर सके, ना ही तुम फैंसी बर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सके। भाई तुम्हारा पहला गलती हो गई थी, तुम उसके बाद फिर से दूसरी दफ़ा करते। मैं कंफर्म कहता हूँ कि तुम हो ही नहीं सकता कि तुम नेक्स्ट टाइम 100 मुर्गा उठाते या 300 मुर्गे उठाते। तुम कंफर्म 300 मुर्गियाँ उठाते, 300 चूज़े ऐसे उठाते जो फीमेल्स होती। तुम्हें टीका लग चुका था, तुम एकदम से जंप बाउंस बैक हो गए। देखो गलतियां कर रहे हो, बिजनेस की फाउंडेशन को तोड़ रहे हो। आज तुमने अपना बिजनेस बंद कर दिया। उस वक्त जब हम समझाते थे उस वक्त कहते थे, यार तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम्स को तोड़ना होता है, प्रॉब्लम से बाउंस बैक नहीं होना होता। ठीक है, बिजनेस आपकी पर्सनैलिटी है। बिजनेस 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 ये नहीं है वो सामने बिल्डिंग है, वो फैक्ट्री है, उसकी ये मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, इसके अंदर मार्केटिंग की इतनी बड़ी टीम बैठी है। ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस इसके ओनर की पर्सनैलिटी और इसके ओनर का विजन है। बिजनेस की ग्रोथ जितनी होगी, हमारा एक दोस्त है, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी शुरू में जब बिज़नेस में आया था, तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी 14-15 लोगों की स्टार्ट कर ली। तो वो बड़ा अच्छा, मेरी आईटी कंपनी है, डिजिटल फीलिंग डॉट पी नेट मेरी ये कंपनी है। अ, इसी से हम अपनी ब्रेड एंड बटर चल रहा होता है, अल्लाह पाक ही चला रहे होते हैं। तो ये 14-15 लोगों की कंपनी बन चुकी, हम काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो उसके बाद फिर एक लड़का था जिसकी आईटी स्किल्स बहुत अच्छी थी, और मैं काफ़ी उसे कहता था कि वो मेरे साथ आ जाए, मेरे पास आ जाए। तो वो बंदा, एक दिन मैंने उसे अच्छी तरह पिच किया, वो आ गया सब कुछ छोड़कर। वो बेसिकली एक जॉब करता था। वो आया, 2-3 दिन रहा, तो मैंने कहा, सोचा, देखा, मैंने कहा यार ये अगर, क्योंकि उसे मैंने एज ए बिजनेस पार्टनर लाया था, मैंने उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ देखी कि मैंने कहा कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इस्तिताअत है कि मेरी कंपनी को 1 महीने के अंदर बंद कर सकता है। इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ रखी हुई हैं, छुपी हुई हैं, कि पूरी चलती चलाई कंपनी को बंद कर देगा ये, तभी तभी कहीं पे जाके जॉब करता है। क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में इतनी वीकनेसेस थी कि वो एक लीडरशिप पर्सनैलिटी नहीं थी, वो देने वाली पर्सनैलिटी नहीं थी। उससे एकदम से चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करना पड़ गया कि मैं उसकी स्किल की वजह से उसको लेकर आ रहा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। वो लीड नहीं कर सकता था, कंपनी को जोड़ नहीं सकता था, कंपनी को चला नहीं सकता था। तो बिजनेस उसके लीडर की पर्सनैलिटी होता ही है, उसके लीडर के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके लीडर की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस होता है। ठीक है, ये अपने अपने बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा हूँ, बिजनेस सेल्स और परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का नाम नहीं है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल परचेज का नाम नहीं है। बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेल्स परचेज के बदले में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है बायर और सेलर का, खरीदने वाले का और बेचने वाले का, बिजनेस उसका नाम है। जो ताल्लुक, अब मसला ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स की बड़ी ज़्यादा बात आ गई है, फैमिलीज़ के अंदर भी और बिजनेस के अंदर भी। यहाँ पे भी डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और वहाँ पर भी अमेज़ॉन की, बस वहाँ पर भी एक दफ़ा एक से ख़रीदारी की, दूसरी दफ़ा दूसरे ख़रीदारी की। रिटेन करना कस्टमर को, जब एक दफ़ा पहली दफ़ा मामला हो गया तो निकाह की बात हो गई, बस हम तो नहीं छोड़े इसे। ठीक है, रिटेन करना, इसमें दो चीज़ें हैं। रिपीटेडली बायर आपसे परचेजेस करता रहे, ग्राहक आपसे ख़रीदारी करता रहे, और लॉन्ग टर्म तक 20-25 साल तक। कैसे होगा वो इंशाल्लाह कल हम बताएंगे। ठीक है,
अब पहली बात हम ये कर रहे हैं कि ये चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 आपको पता है इस बुक के अंदर है। बुक के अंदर चैप्टर 1 के ऊपर आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर 1 के अंदर मैंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, दिस बुक इज़ फॉर द लीडर्स हु विल एक्सप्लोर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड गिव देम टू देयर फॉलोअर्स। ये लीडर्स के लिए ही बुक है, ठीक है। अच्छा, ये फिर से मैं इस बारे में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मैंने पीएचडी की है, इसलिए फ़िलासफ़ी को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड, कुछ उसका स्टूडेंट हूँ, फ़लसफ़े का स्टूडेंट हूँ। तो फ़लसफ़ा आप लोग उलमा इकराम इसको मंतक बोलते हैं। तो मंतक तो कोई भी चीज़, कोई भी सीखने का अमल शुरू तब होता है जब हम इस वाले फ़लसफ़े की बात करते हैं जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म। थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि जो भी इल्म मेरे पास है वो नहीं है, वो गलत है, वो झूठा है। जब मुझे मेरे सुपरवाइज़र इस थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म के मकाम से गुजार रहे थे, वो बादशाह नेक आदमी थे। मैं उनके अमाल पे, उनकी नेकी पे बड़ा ट्रस्ट करता था। तो जब मैं इन चीज़ों पे देख रहा था, चल रहा था, तो हर चीज़ की नफ़ी है। हर इल्म जो मेरे पास है उसकी नफ़ी हो गई। तो मेरे पास तो इल्म ये भी था कि आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। मेरे पास तो इल्म ये भी था कि अल्लाह ताला जो हैं वो अकेले हैं और ये कायनात अल्लाह ने बनाई है। जब मैं इन उलूम की भी नफ़ी करने लग गया तो फिर हमारे एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, मैं उनके पास गया। अल्लाह का शुक्र वो भी पीएचडी थे, रूहानी मेरे दीनी उस्ताद थे। मैंने उनसे कहा, हज़रत ईमान तो गया, अभी भी पीएचडी कंटिन्यू करूं कि ना करूं? तो वो समझते थे मैं किस मकाम पे फंसा हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम पढ़ो, तुम जो बुक्स पढ़े हो पढ़ते रहो। मैं वो पढ़ता रहा। तो फिर आगे जाके पता चला कि ये इल्म जिसकी हम नफ़ी करते हैं, उस इल्म को फिर किस क्राइटेरिया के ऊपर जज करना पड़ता है कि वो सच है कि गलत है। वो फिर दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है। तो शुरू में नफ़ी करनी ज़रूरी होती है। जैसे ही अगला क्राइटेरिया मुझे समझ में आया तो मुझे समझ में आ गया कि सारा उलूम जो मेरे पास हैं अकायद के, बाकी सारे के सारे ठीक हैं। तो वो इत्मीनान में आ गया कल। तो अभी जब मैं आपको थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म से गुजारूंगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से गुजारूंगा, तो आपके अंदर एक मुखालफत से स्टार्ट होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है, मुखालफत कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जो मुखालफत है वो अपने दिल के अंदर, अपनी ज़ुबान के अंदर रखिएगा, बोलिएगा मत किसी से, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाएंगी आपसे और लोग आपसे खफा भी हो जाएंगे। आप हर चीज़ पे नफ़ी कर रहे होंगे। तो थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि हमारा एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट हमेशा क्रिटिसाइजिंग होगा। हमेशा हम कहेंगे ये क्यों है, द पावर ऑफ वाई। हम हर बात को कहेंगे ये क्यों है। और उसके पीछे उसके सच को ढूंढना शुरू करेंगे। एक बंदा आया, उसने क्या, प्रॉपर्टी में पैसा लगा लो, जाओ झूठ बोलते हो। उसके मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे जहन के अंदर ये आएगा। एक नौकर होगा, वो कहेगा हाँ लगा लो, 1 लाख रुपए का प्लॉट था, अगले दिन 3 लाख रुपए का हो गया। हमें कोई बोलेगा 1 लाख का प्लॉट था, अगले दिन 3 लाख का हो गया, लगा दो पैसे, हम कहेंगे जाओ काम करो अपना। हमारा डिफ़ॉल्ट आंसर नो होता है। हमने किसी चीज़ पे हाँ नहीं करना होता, हमने क्रिटिसाइज करना होता है। और अगर वो मेरे विजन से रिलेटेड नहीं है तो वो करोड़ रुपए भी फ़ायदा दे रही है, जो अपना काम करो, मैं उसमें घुसना ही नहीं चाहता। मेरा दिमाग जो है, मैं अगला कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर रोज़ाना ±15 डिसीजंस लेने की सकत है। मिसालन अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने पहला डिसीजन ले लिया, मैंने आज कौन से कपड़े पहने हैं। मैंने दूसरा डिसीजन ले लिया, मैंने प्रॉपर्टी में काम करना है कि नहीं करना। मैंने तीसरा डिसीजन ले लिया कि बच्चे को आज पार्क लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। तो मेरे बिजनेस के डिसीजंस कम हो रहे हैं। देखो, जो कारोबारी थे, जो कारोबारी हैं, मैं वैसे भी जानता हूँ, मैं पाकिस्तान में कारोबारियों को जानता हूँ। हम अपनी बात करते हैं, हम भी सोचते नहीं हैं कि हमने क्या पहनना है। हम इस पे भी डिसीजन नहीं ले रहे होते। स्टीव जॉब्स साल एक तरह के कपड़े पहनता रहा है। इलन मस्क साल तक एक ही तरह की जैकेट पहनता रहा है। ये 1998 में भी ऐसा था, 2011 में भी ऐसा ही है। ये सारी उसकी अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरह के कपड़े पहन रहे हैं ताकि डिसीजन ज़्यादा ना लेने पड़े। हम हर चीज़ में डिसीजंस ले रहे हैं। डिसीजंस को बचा के रखें अपने दिमाग को।
जो बंदा आएगा नहीं मेरे से बातें करने लग जाएगा, मेरा दिमाग फ्लिप कर देगा, पूरा बिजनेस लेके उड़ जाता है, गलत हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट आंसर नो हो जाएगा तो मसला ही ख़त्म है। भाई दही लेके आना है नहीं, बच्चों को स्कूल लेके जाना है नहीं, बाज़ार जाना है नहीं, हॉस्पिटल जाना है नहीं, फिर करना क्या है? रूटीन। रूटीन, जो रूटीन में चीज़ चल रही है वो करनी है। दही लेके आना है, मुझे पहले से बताएं ताकि मैं उसके लिए अपना टाइम स्लॉट निकालूं। बच्चों को स्कूल लेके जाना है, क्यों लेके जाना है? क्या मैंने उसके लिए कोई प्लान नहीं किया हुआ? प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। खुद सॉल्व कर सकते हैं। मतलब तोप से मक्खी मारना ये तो कोई तरीका नहीं होता। आपका इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा लेके चल रहे हैं और फिर मसला हो जाएगा ना। तो दूसरी बात ये है कि अच्छा लिखा हुआ है ना, सेव द फ्यूल ऑफ योर ब्रेन, पेट्रोल, द पेट्रोल ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, अपने अपने पेट्रोल को ख़त्म सेव करें। ठीक है, अच्छा जेनेरिक नहीं रहना, हमने स्पेशलिस्ट बनना है। ठीक है, हर चीज़ का नॉलेज आ जाए, प्रॉपर्टी का ही मुझे नॉलेज आ जाए, मुझे शहद का भी आ जाए, मुझे फलाना भी आ जाए, मुझे गाड़ी की टायर भी पंचर लगाना आ जाए, मुझे यार अल्लाह का वास्ता है, मैं एक ही काम करूँगा, ठीक करूँगा बस। मुझे खाली शहद के मामले में, हनी के मामले में, एक्सपोर्ट्स तक ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाए बस। बाकी पेट में दर्द है, डॉक्टर है। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई स्पेशलिस्ट है, उनको पैसे दो और उनसे काम कराओ। लॉन साफ करना है, बंदे हैं यार, उन्हें बुलाओ, उनसे लॉन साफ कराओ। अब ये वाली एक एक्सरसाइज करनी है। अच्छा आपको अगर समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी इसकी ये मैंने अभी स्किम किया और फिर आपके पास इसकी पूरी वीडियो भी है और आपके पास ये बुक भी है जो आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पास बुक भी है। What lies people believe to be true। ऐसे झूठ जो हमारे मुआशरे में हैं, जिसके बारे में लोग समझते हैं ये सच है। हमारे एबटाबाद में सारे ये समझते हैं कि बच्चे ने अगर यूनिवर्सिटी ना गया ना तो बच्चा जाहिल है, अनपढ़ है। और मेरा पंजाब जाना हुआ तो वहाँ के सेकेंड ईयर पास बच्चे भी अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, मैं देख कर आ रहा हूँ, और अच्छे खासे गाड़ियों में फिर रहे हैं और ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके मुकाबले में। तो क्या ये लाए है कि क्या वो लाए है? ठीक है, व्हाट लाइज पीपल बिलीव टू बी ट्रू। रोज़ाना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनके जहन के अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है, इनके वालिदैन के जहन के अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है। बाहर टैक्सी ड्राइवर खड़ा है, उसके जहन के अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है। इन चीज़ों को समझना, रोज़ाना अपनी फैमिली के बिलीफ सिस्टम्स को निकालना। आज मेरे वालिद साहब के क्या बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं, इसमें क्या झूठ था, मेरे अब्बा जी के इस बिलीफ सिस्टम में क्या झूठ था। हमारे एक जानने वाले, वो उस ज़माने में एबटाबाद में ज़मीनें सस्ती थी, तो उनका बिलीफ सिस्टम ये था कि सारी ज़मीनों को कैश में कन्वर्ट कर लो। इतनी बड़ी ज़मीनों को कैश में कन्वर्ट किया, एकदम से ज़मीनों की कीमत बढ़ गई और कैश तो वैसे ही डिवैल्यू हो गया पैसा। तो कितना गलत बिलीफ सिस्टम था। तो बिलीफ सिस्टम्स को निकालना, व्हाट लाइज पीपल बिलीव टू बी ट्रू, उन बिलीफ सिस्टम्स को निकालना, उनके ऊपर जहन के अंदर लड़ाई करना। सोसाइटी की बाउंड्रीज, सोसाइटी ने जो बाउंड्रीज मेरे जहन के अंदर रखी हुई है ना, उन बाउंड्रीज को तोड़ देना, ये इसी तरीके की बात है। अगला आ गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि कुछ समझ में आ रहा है मुझे, प्लीज़ ज़रा कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि जहन के ऊपर से जा रही हैं। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। मैं अपनी ज़ुबान यही वाली इस्तेमाल करूँ कि मैं ज़्यादा उर्दू इस्तेमाल करूँ, कोई ना कोई चीज़ें मुझे भेज दीजिए ताकि मैं पता चलता जाए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। अल्लाह बरकत दे। अच्छा, चैप्टर 2 है। पहले हमने कर दिया कि हर चीज़ नहीं, डिफ़ॉल्ट आंसर नो, कुछ भी करोगे नहीं। अब करना क्या है? ठीक है,
अब करना क्या है? होमवर्क करना है। यहाँ पे हर बंदा मार खा रहा है, हर बंदा मार खा रहा है, होमवर्क ही नहीं कर रहा। होमवर्क करना है भाई। पहले जिस भी बिज़नेस के अंदर एंटर होना है, होमवर्क करना है। मेरे से, आप में से भी काफ़ी लोगों ने पूछा है, बाकियों ने भी पूछा है कि हम जी ये फ़लाँ कारोबार कर लें, क्या मुझे वही नाजिल होगी कि मैं बताऊंगा हाँ कर लो या ना करो? तुम्हारा कारोबार है, मैं तो खाली उसका प्रोसेस बताऊंगा। क्या प्रोसेस है? मुझे बताओ तुमने ये 8 चीज़ें कर ली हैं। अगर ये 8 चीज़ें कर ली हैं तो ये बताएगा कि तुमने वो कारोबार करना है कि नहीं करना। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हम गाड़ियों का बिज़नेस कर लें। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई हम शहद का बिज़नेस कर लें। लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता है? क्या मैं मार्केट के अंदर, मैं शहद की मार्केट में बैठा हूँ? क्या मैं आपको फ़िलॉसफ़ी दे रहा हूँ। अगर आपने शहद का बिज़नेस करना है तो आप शहद के बारे में अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आपको ख़ुद नहीं पता कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, पढ़े कैसे जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, तो आपकी फैमिली के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एमएस किया हुआ है, उनसे कहें आपको लिटरेचर रिव्यू करके दे दें। अगर तब भी लिटरेचर रिव्यू सीखना है तो उसकी अलग ट्रेनिंग होगी, एक लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। तो उसकी मैं ट्रेनिंग्स कभी ना कभी दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको मैं यहीं तक लेके जाता हूँ कि आपकी फैमिली में ऐसे लोग जिन्होंने एमएस किया हुआ है वो लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर का, रिप्यूटेड पब्लिशर का उसे बता दें कि वो ये वाली चीज़ बोल रहा है, ये अगला बोल रहा है कि अच्छा पब्लिशर भी हो और इम्पैक्ट फैक्टर भी हो, तो वो खुद ही आपको लिटरेचर निकाल देगा उससे रिलेटेड, उस शहद से रिलेटेड। अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, 8-10 आर्टिकल्स पढ़ें। हमारे उसमें कहा जाता है कि इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अगली दफ़ा कोई आर्टिकल खोलो तो इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही हो, बल्कि सेम नई इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो। तो उस लेवल तक पढ़ना होता है कि इन्फॉर्मेशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। मेरा ख्याल से 15-20 आर्टिकल्स में ये वाला मकाम हासिल हो जाता है बड़े आराम से। मैं 2 आर्टिकल्स एक दिन में पढ़ सकता हूँ या उससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, तो आप देख लें आपकी स्पीड क्या होगी। इंटरव्यू कंडक्शन या प्रैक्टिकल रिसर्च, ये इसके बाद है, लिटरेचर के बाद है। ऐसा हुआ कि हमने सलाजीत का काम स्टार्ट किया मेरे स्टूडेंट्स ने, तो हम सलाजीत के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। हकीमों के साथ से पता यही चला कि शायद हकीमों को सलाजीत का पता होता है। किसी ने कहा ये पहाड़ का आंसू है, किसी ने कहा ये पहाड़ का रेशा है, किसी ने कहा मारखोर की खुराक है, किसी ने कहा पहाड़ का पसीना है। कुछ ऐसी ऐसी कहानियाँ चल रही थी, ये बहुत ज़ोरावर चीज़ है। हमने आर्टिकल्स निकाली, आर्टिकल्स पढ़े तो पता चला कि काई होती है, मल्ली काई। ये हिमालय रेंजेस में जो पत्थर हैं उनके नीचे काई उग जाती है। वो कई 100 साल तक, वो मली कई 100 साल तक, अगर या 100 साल के आसपास तक वो अगर प्रेशर में रहे तो वो काले रंग का एक खाद बन जाती है। इसके अंदर फॉल्विक एसिड होता है। ये जब धूप लगती है तेज़ तो ये वो खाद, वो जो ब्लैक सा सब्सटेंस है वो पिघलता है और पिघल कर सामने मट्टी पे गिर जाता है, जो पहाड़ की मट्टी होती है। लोग जाते हैं, वो मट्टी उठा लेते हैं, उसको पानी में डिज़ोल्व रखते हैं, पानी में मट्टी नीचे बैठ जाती है, सलाजीत डिज़ोल्व हो जाता है। इसको फिर बॉयल करते हैं या सूरज में रखते हैं तो फिर वो सूख जाती है। सूखने के बाद वो बेच देते हैं, वो सलाजीत होती है। उसमें फॉल्विक एसिड होता है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। ये टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। अब जब ये बात समझ में आई तो हम उसके पास जाते, किसी हकीम के पास जाते, वो कहानी सुनाता है, पता चलता है इसे सलाजीत के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमें पता चला जो लोग सलाजीत खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं उन वो तो सलाजीत के डॉक्टर्स हैं, लेकिन किसी भी हकीम को सलाजीत के बारे में नहीं पता। तो जब तक आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ा होगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन बंदा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर सलाजीत की एग्जाम्पल ही लें तो फिर उसका मेंटोर सेलेक्ट करना है, वो बंदा जो कि अच्छा एक्सपोर्टर हो सलाजीत का, उसके पास अच्छा नॉलेज हो इस बारे में, ठीक है। वो अपना नॉलेज ट्रांसफ़र भी करना चाहता हो। नॉलेज ट्रांसफ़र कोई नहीं करता बिजनेस में, वो ट्रांसफ़र भी करना चाहता हो। ऐसे मेंटोर को सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर बिजनेस में है। अगर आपके पास मेंटोर्स नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक 2-2 मेंटोर्स बना लें। अभी हमारे पास शहद का मेंटोर है, सलाजीत का मेंटोर है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सर्कल बढ़ता रहेगा, हमारे पास मेंटोर्स आते रहेंगे और हम आपको वही मेंटोर्स दे देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप किसी चीज़ के मेंटोर हैं तो आप बता दीजिएगा। आप मेंटोर अगर हैं तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा रहे हो,
ताकि हमारा जो आपका जो फॉलोअर है वो आपके मकाम तक तो एटलीस्ट पहुंच जाए। अगर आपने ये मकाम 20 साल में तय किया है तो ये इस कोशिश करेंगे 2 से 4 साल में वो दूसरा आपका शागिर्द वो मकाम तय कर ले। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। सलाजीत की मार्केट रिसर्च जो लोग खाएंगे, मार्केट रिसर्च वो होता है जो हमारे हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे पूछना जाकर। मार्केट रिसर्च के ऊपर मेरी बुक में काफ़ी मवाद, बहुत ज़्यादा चीज़ें गिवन है। ये आप पढ़ेंगे, एंट्रेंस द मार्केट, मार्केट रिसर्च, ये बाकी भी मार्केट रिसर्च, ये मार्केट रिसर्च सेल्फ एक्सप्लेन, इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा कि आपने मार्केट रिसर्च कैसे करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे उस बुक की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ कि आपने वो बुक पूरी पढ़नी है। मैं इस लेक्चर में यही कह रहा हूँ कि आपने बुक किस तरीके से पढ़नी है। कंपेटिटर एनालिसिस, सीधी सी बात है, एक रेड ओशन है जहाँ पर खून है, वहाँ पे शार्क्स हैं ज़्यादा सी, तो वो मछलियाँ खा रही हैं इसलिए खून ज़्यादा है। एक ब्लू ओशन है जो बड़ा काम सा है, वहाँ पे कोई खून नहीं है, तो लेकिन वहाँ पे मछली भी नहीं है, तो हमें रहना रेड ओशन में ही रहता है, पड़ता है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे मार्केट है ही नहीं ना। तो कंपेटर एनालिसिस, आपके कंपेटिटर्स को देखना। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो कपड़े का कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे थे। कपड़े कारोबार के बाद मैंने कहा आप कंपेटर एनालिसिस करके आ जाएं, तो जे डॉट का कंपेटर एनालिसिस मेरे सामने आ रहा है। भाई आपके पास 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप 3 लाख की इन्वेस्टमेंट वाले ही कंपेटिटर को ढूंढे ना। आपने बेकरी खोलनी है, कुकीज़ बेचनी है, हाँ बना रहे हैं, ठीक है। जो एनालिसिस करके ले आए हैं वो सबवे की कुकीज़ करके ले आए हैं, भाई वो 300 की बेच रहे, वो ब्रांड है। अपने मकाम के कंपेटिटर्स निकालें। अब मुझे सारे लोग कहते हैं हम खुद मार्केट को में डिमांड बढ़ाएंगे। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों का अभी ऑन्टरप्रेन्योरियल मकाम नहीं आया ना अभी। अब 20 साल का एक्सपीरियंस होता फिर मार्केट बना लेते। नए नए अभी चलना स्टार्ट नहीं किया बाज़ार में, अपनी नई इंडस्ट्री बना रहे हो। वो जो पुराना इंडस्ट्री वाला है वो 20 साल से उस चीज़ को नहीं तोड़ सका है। तुम नए नए आने के बाद कल पैदा हुए हो और तुम कह रहे हो कि मैं उस चीज़ को तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं करो ना। तो कंपेटिटर्स को फॉलो करो, कंपेटिटर्स में किसी को लीडर बनाओ, उसको फॉलो करो। उसके बाद इसी शरीयत देख लें कि ये हलाल है हराम है, मशवरा कर लें आपस में, जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, हमने करना है नहीं करना, इस्तिखारा करें और बस अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें, ठीक है। अब लोग मुझे कह रहे हैं आप हमारे मेंटोर बन जाओ। भाई मैं आपका किस चीज़ में मेंटोर बनूँ? मैं आपका बिज़नेस फ़िलासफ़ीज़ का मेंटोर बन सकता हूँ, मैं आपका शहद का मेंटोर नहीं बन सकता, ना ही मैं आपका सराजीत का मेंटोर बन सकता हूँ, ना ही मैं आपका गाड़ियों का मेंटोर बन सकता हूँ। साउंड, नॉइज़, देखिए हमारी एग्जांपल रहे, हमने लाहौर सेलेक्ट कर लिया है, लाहौर हमारा शहर है, ठीक है। साउंड और नॉइज़, साउंड तमाम वो सिग्नल्स हैं जो हमें लाहौर तक पहुंचाएंगे, नॉइज़ तमाम वो सिग्नल्स हैं जो हमें लाहौर से दूर कर रहे हैं। चाहे बहुत अच्छा हो, हम पेशावर से लाहौर जा रहे हैं, सवाद बहुत अच्छा है, बहुत पैसे है, सब कुछ है, इंडस्ट्री भी है। लाहौर में अगर 1 करोड़ रुपया मिलता है, सवात में 3 करोड़ रुपये मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन सवात मेरे लिए नॉइज़ है, इसको अंडरस्टैंड करें, अपने साउंड पे स्टिक रहें। इतनी मुश्किल से तो आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गुजारा, कोई कोई गुजारेगा ही नहीं, कोई ये होमवर्क करेगा ही नहीं। सिलेक्शन ऑफ, कोई कहते हैं कि एक एक बिजनेस एक बंदा करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा बंदा करता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। जो बंदा सक्सेसफुल होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसने होमवर्क किया होता है। कोई बंदा पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गुजारेगा नहीं। अगर उसने गुजार दिया तो फिर क्या यार, फिर वो प्लान बी पे चला जाएगा। डिसीजन बन गया लाहौर जाने का, शहद का, तो 2 महीने बाद फिर वो चला गया, सवाद चला गया, सराजीत में चला गया। ये गलत हो जाएगा ना। मैं ये नहीं कहता कि आपका निकाह हो चुका है नीश के साथ, नहीं, लेकिन नीश को सोच समझ के सिलेक्ट करें। नीश चेंज होती रहती है, ऐसी बात नहीं है कि सारी उम्र एक ही नीश है, शायद गलत हो गया हो। हमने सियालकोट पे काम किया, हमारी इंडस्ट्री सियालकोट है, लेकिन 2023 में वो गिर गई, हमें नीश चेंज करनी पड़ गई। उसके ग्राहक नहीं आ रहे थे, उसके आईटी के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे 23, 24, 25 में। हमने नीश चेंज कर दी। तो नीश चेंज हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी प्रॉब्लम को की वजह से
एकदम से प्लान बी पे चले जाना, फिर प्लान सी पे चले जाना, फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको अगला दे रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट चैप्टर 3 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसमें सबसे मेन चीज़, पर्सनालिटी में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने एक दफ़ा गलती की, कोई मसला नहीं, हम खुश होते हैं। बिज़नेस, एक और डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस देता हूँ, बिज़नेस फेलियर्स के पाथ से गुजरने के बाद सक्सेस है। बिज़नेस फेलियर्स के पाथ से गुजरने के बाद सक्सेस है। बिज़नेस ये नहीं है कि बिज़नेस में एंटर हुई और सक्सेस ले ली, नहीं। लेकिन एक फेलियर दो दफ़ा ना हो। मोमिन एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता। एक फेलियर दो दफ़ा ना हो। जब एक फेलियर हो गया, एक एक पंगा हो गया, आप जब देखेंगे ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें लॉ ऑफ नेचर के ऊपर मैंने हसन को जैकेट पहनाओ, इसकी वो दी हुई है, पूरी एग्जाम्पल दी है। अच्छा, मोमिन एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता। इसको लॉ ऑफ नेचर के सामने रख के, लॉ ऑफ नेचर एक फीलिंग है। एक फीलिंग ये है कि एक टैंक है, टैंक बहुत भारी सा, उसके आगे नोज़ल भी है, तोप भी है। प्रॉब्लम की तरफ वो तोप कर देना और टैंक चेन्स पे चलता है, वो चेन निकाल देना, बस। चाहे जो मर्जी शोर आ रहा है, फेस द ड्रैगन, प्रॉब्लम को फेस करना, फेस द ड्रैगन, ये कॉन्सेप्ट है, फेस द ड्रैगन। प्रॉब्लम को फेस करना, उसके ऊपर फोकस करके बैठ जाना। मैं और कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं इसको तोड़ूंगा। नुकसान हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बिजनेस आगे नहीं जा रहा, नहीं, कोई मसला नहीं है। बाकी सारे आगे निकल गए हैं, निकलते रहें, कोई मसला नहीं है, मैं इसको तोड़ूंगा। एक दफ़ा ये आई क्यों है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे पास लोग आते हैं हमारे डिजिटल फीलिंग में, कहते हैं साहब भाई छोटी सी चीज़ को बात का पतंगड़ बना देते हो। मैं कहता हूँ मैं तो बनाऊंगा, मैं तो नहीं छोड़ता इस चीज़ को। दूसरी दफ़ा ऐसे कैसे हो। हमारा एक बड़ा ही खैर ख्वाह आदमी, बड़ा ही हमारे मकासद को अंडरस्टैंड करने वाला आदमी, उसने कहा कि आप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये हॉस्टल है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स दे दूँगा, तो आप उनके ज़रिए स्टार्ट करना। संडे था, हमारी छुट्टी थी, लेकिन तब भी मुझे मेरे टीम मेंबर ने कहा नहीं चले जाओ यार, देखो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा मजमा मिल जाएगा, काम करते हैं उनके ऊपर। मैं क्या था यार, संडे को काम नहीं करते, हमारा रूटीन नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं कर लेते, हम चले गए संडे को, तो वो अवेलेबल नहीं था। हमने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा मैं अभी हॉस्टल वालों को बुलाता हूँ। हम जब हॉस्टल वाले आए तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, फेलियर हो गया, मुंह उठा के वापस आने लग गए। तो मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जा रहा हूँ, अब तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, अब तो मैं नहीं छोड़ता, अब तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो मेरे साथ लोग थे, उन्होंने कहा नहीं ये शरीफ आदमी है, खैर है, कोई मसला नहीं, हमारी टीम का पुराना आदमी है। मैंने कहा हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम दूसरी दफ़ा नहीं डस सकते, हमें इसकी एसओपी बनानी पड़ेगी। वो काम तो 15 मिनट का था, वो फेलियर 15 मिनट का था, 20 मिनट का था, हमें 2 घंटे लगे इसकी एसओपी बनाने पे, इस पे गुस्सा करने पर कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। लोग परेशान हो गए कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा क्यों। लेकिन जब एसओपी निकली कि हमने किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, कल कोई भी बंदा आएगा वो कहेगा फ़लाँ जगह चले जाओ, हम चले जाएंगे। हमें एसओपी बनानी पड़ेगी कि हमारा अगली दफ़ा टाइम वेस्ट ना हो। खफा होता है 100 दफ़ा खफा हो जाए, कोई मसला नहीं है, फेलियर उसका है। यहाँ पर लोग कहते हैं माफ़ कर लो, माफ़ी यहाँ पर नहीं है भाई साहब। यहाँ पर नुकसान का मतलब नोट ज़ाया होना है, समझ आइए, बाजार है, माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं है। अगर बंदा वो नोट ज़ाया कर रहा है फिर तो ठीक है। यहाँ पे गलती नोट है, स्कूल थोड़े ही है, मदरसा थोड़े ही है, तबलीग थोड़े ही है। गलती हो गई माफ़ कर दो जी, माफ़ी मांग रहे हैं, गलती हो गई पैसा निकालो, पैसा निकालो। नुकसान है यहाँ पे, गलती नोट की गलती है भाई साहब, कैसे गलती माफ़ कर दें, बाजार है।
माफ़ी मांग लिया जी, माफ़ कर दिया, ये कोई बात है? कोई माफ़ शाफ नहीं किया भाई, नोट निकालो। नुकसान किया तुमने, बिजनेस कर रहे हैं, आखिर में लीडर का नुकसान होता है, फाइनेंशियल लीडर को भरने पड़ते हैं। नहीं छोड़ेंगे किसी मामले में, ठीक है? एसओपी बनानी पड़ेगी। जब एक दफ़ा ये गलती हो जाए तो दूसरी दफ़ा उससे नहीं डसा जाना। उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ लॉ ऑफ नेचर का। लॉ ऑफ नेचर अल्लाह ताला के असूल व ज़वाबित हैं। देखिए, अल्लाह के जो असूल हैं ना किसी भी काम करने के, वो लॉजिक्स से कभी कभार सॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आम का दरख्त है, साथ ही अनार का दरख्त है या लीमू है, मट्टी भी एक ही है, खाद भी उसमें एक ही डालते हैं, एक मीठा निकल आता है, एक खट्टा निकल आता है। चीनी नहीं डाल रहे, उसकी जगह गाय का गोबर डाल रहे हैं, तो वो अच्छा फल निकल रहा है, ठीक है? शीरा मिला के नहीं डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर कि भाई वो मीठा निकले। तो लॉजिक लॉजिक कुछ और कह रही होती है, अल्लाह के असूल व ज़वाबित कुछ और हैं। अच्छा, एक दरख्त है जो नारियल का है, उसके अंदर उसका फल निकला है नारियल, नारियल के अंदर पानी भी है। दरख्त को काटें तो कोई रगें नज़र नहीं आ रही दरख्त से, कोई नीचे पंप या हार्ट नहीं है जो वाटर को ऊपर की तरफ फ़्लो कर रहा है। लकड़ी है, लकड़ी भी सूखी है, पानी पता नहीं कैसे ऊपर चला गया, इसमें कौन सी ऐसी रगें थी। लॉजिक लॉजिक नहीं है, बस अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम के दरख्त को की शाख तराशी ना की जाए, उसे खाद ना दी जाए, उसे पानी ना दिया जाए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आम नहीं निकलेगा। रिलेशनशिप, शाख तराशी तो काट रहे हैं, उसके तो टहनियाँ काटी जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि दरख्त छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो फल कम होना चाहिए, लेकिन वो फल ज़्यादा देता है। लॉजिक लॉजिक कुछ और कहती है और अल्लाह की मंच। अब खाद डाल रहे हैं तो गंदी चीज़ उगनी चाहिए, कि सबसे गोबर डाल रहे हैं, उगती साफ चीज़ है। ये क्या मामला है? गंद डालते हैं, साफ निकल आता है। इंसान सबसे अच्छी साफ चीज़ें खाता है, गंद गंद निकलता है। ये चीज़ें ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? साफ चीज़ हो तो साफ निकले, गंदी चीज़ हो तो गंदी निकले, ऐसा होना चाहिए। खुशबूदार चीज़ हो तो खुशबूदार निकले। उधर से बदबूदार चीज़ गोबर जा रही है, वहाँ से खुशबूदार आम निकल रहा है। लॉजिक कभी कभार अल्लाह के असूलों में लॉजिक नहीं चल रही होती, इसको कहते हैं अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह जिस चीज़ को जिस तरीके से चाहते हैं वैसे चला रहे होते हैं। लेकिन अगर आम के अंदर ये वाले काम नहीं करोगे जो अल्लाह ने कहे कि भाई खाद भी डालनी है, अल्लाह की पानी भी देना है, तो शाख तराशी भी करनी है, तो आम नहीं निकलेगा। तो आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क। आइडेंटिफाई करना है कि इसमें, इस मामले में अल्लाह की सुन्नत क्या है। ये जो स्पेसिफिक मामला है, इस मामले में अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना लॉ ऑफ नेचर कहलाता है। लॉ ऑफ नेचर ये है कि नेचर में क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती है। बिजनेस के अंदर भी ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी। हमने एक्सपेरिमेंट्स करने में, अगली बात कर रहा हूं, हमने एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क। क्या चीज़ करामद है, क्या चीज़ करामद नहीं है। शायद वो लॉजिक से डिफरेंट हो, उस मामले में अल्लाह की सुन्नत देखनी है। उस मामले में देखिए, अल्लाह की सुन्नत के साथ कोई टकरा नहीं सकता, नेचर के साथ कोई टकरा नहीं सकता, याद रखना। नेचर अगर कह रही है कि खाद डालोगे तभी आम निकलेगा, आप शीरा डालो, आप सोना डालो, आम नहीं निकलता। आप आम की पेटियां आम के उसमें जड़ों में लाके वो दफना दो, आम नहीं निकलेगा। खाद डालोगे, आम निकलेगा। अगर नेचर ये चीज़ डिमांड कर रही है तो वही करना पड़ेगा। नेचर के साथ लड़ाई नहीं कर सकते आप, ये आप याद रखना। नेचर के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। नेचर के उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क, व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क। आप समझ गए? बिजनेस में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो हमने आइडेंटिफाई करना है व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क। एक्सपेरिमेंट करते रहें। आज खाद डाल दी, तब देख लें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, कल फिर शीरा डाल के देख लेना फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। सही है।
इसी को लॉ ऑफ नेचर कह रहे हैं। व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क। फेस द ड्रैगन मैंने आपको बता दिया है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ये हरकतें करनी पड़ती हैं। कारोबारी थोड़ा सा ब्रूटल होता है, हम रूथलेस किस्म के कारोबारी हैं। जिस वक्त हम बिज़नेस करते हैं हम रूथलेस किस्म के बिज़नेस करते हैं। लोग कहते हैं बहुत ही क्रूअल किस्म का कारोबारी है। भाई बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस, कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी। रिश्तेदारी रिश्तेदारी है, कारोबार कारोबार है, बिज़नेस बिज़नेस है, चाय की प्याली चाय की प्याली है। हम कारोबार कर रहे हैं भाई। कारोबारी कारोबारी मिजाज पे होता है, रिश्तेदारी रिश्तेदारी के मिजाज पे होती है, तबलीग तबलीग के मिजाज पे होती है, तसव्वुफ तसव्वुफ के मिजाज पे होता है। हम बाज़ार की बात कर रहे हैं। ओवरलैप नहीं करें, बाज़ार को और तसव्वुफ को ओवरलैप नहीं करें, बाज़ार को और तबलीग को ओवरलैप नहीं करें। हम बाज़ार की बात कर रहे हैं। फेस द ड्रैगन, रूथलेस कारोबारी मतलब बड़ा जालिम किस्म के कारोबारी। फेस द ड्रैगन, फेस द ड्रैगन हो गया हमारा पैटर्न्स ऑफ लाइफ। ये आपको वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, आपका एक हायर लेवल का पैटर्न होता है, एक लोअर लेवल का होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर पैसे कमाते हैं तो मैक्सिमम आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं और मिनिमम आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं एक महीने में। यह आपका पैटर्न है। एक बंदा है जो हाफिजुल कुरान है, वो मैक्सिमम 3 पारे पढ़ता है और मिनिमम 1 पारा पढ़ता है। ये उसका पैटर्न है, ये उसकी पारा पढ़ने की कैपेसिटी है, वो उसके कमाने की कैपेसिटी है, ये उसकी कैपेसिटी है। इसी तरीके से आपकी हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई कैपेसिटी होती है। ये गुस्सा इतने अरसे बात करता है, उसकी ये पर्सनल कैपेसिटी है। ये फलां काम इतने अरसे बात करता है, ये उसकी कैपेसिटी है। हर बंदे की कोई ना कोई कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को जब हम देखते हैं कि हमने उस कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है तो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। 3 लाख रुपया कमा रहा है, इसको आइडेंटिफाई किया और लॉ ऑफ नेचर के ऊपर रखकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या चीज़ें वर्क करती हैं कि ये चीज़ इंप्रूव हो जाए। आप दुनिया का कोई चीज़ बन सकते हैं इस पे। आप पैटर्न्स को अपने आइडेंटिफाई करें उसी मामले पे और उसके ऊपर लॉ ऑफ नेचर रखें। पैटर्न ये है 3 पारे पढ़ना। लॉ ऑफ नेचर, रोज़ाना 45 मिनट में 3 पारे पढ़ लेता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने 10 पारे पढ़ने हैं। चलो जी, पैटर्न को चेंज करो। मैं नमाज़ पढ़ने किस वक्त जाता हूँ? मैं नमाज़ पढ़ने अजान के बाद जाता हूँ। अजान से पहले जाऊँगा 5 मिनट पहले और थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूँगा और 15 मिनट में 1 पारा और पढ़ लूँगा। तो 5 नमाज़ों के साथ 5 पारे और हो गए। पहले पहले मेरे थे 3 पारे, अब 8 हो गए। ठीक है, तो फिर अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, फिर देखना व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क, उसके ऊपर काम करना। पैटर्न्स ऑफ लाइफ के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा डांट खाई हुई है। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप समझते रहें, सुनते रहें, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में याद रखना, रूटीन अलग चीज़ है, पैटर्न अलग चीज़ है। और फिर अगली बात मैं बता रहा हूँ, पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए आप 3 महीने 4 महीने के टाइम फ्रेम में जाएंगे, आपको पैटर्न जल्दी जल्दी नज़र आने लग जाएगा। देखें यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में मैंने आपसे कहा है लोगों की कमियाँ देखो, लोगों की व्हाट लाइज पीपल बिलीव टू बी ट्रू, उसके ऊपर देखो, लोगों के बारे में देखो। पैटर्न में मैंने क्या, अपने बारे में देखो। वहाँ पे लोगों की तरफ देखोगे तो अपना दिमाग खुलेगा, वहाँ पे लोगों की तरफ देखोगे तो अपना दिमाग खुलेगा। यहाँ पर अपने ऊपर देखोगे, अपने पैटर्न्स को देखोगे तो लोगों के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लोगे। हमारा एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय अगर एक दफ़ा आके कहते हैं ना, साथ भाई अम्मी बीमार हैं, मुझे छुट्टी दे दो, मैं उसे पहली दफ़ा देता हूँ। दूसरी दफ़ा आके कहते हैं ना, साथ भाई अम्मी बीमार हैं, मुझे पता चल जाता है इसका पैटर्न यही है। उसे याद भी नहीं होता 2 महीने बाद कि मैंने ये बात की थी, लेकिन मुझे याद होता है मैंने पिछली दफ़ा से। मैं कभी भी एक एम्प्लॉय को 2 दफ़ा पैटर्न, दूसरी दफ़ा पे पैटर्न उसका पकड़ लेता हूँ। कोई रोज़ बीमार हो रहा था, अक्सर लड़कियाँ जो हैं वो इमोशनल हो रही होती हैं, फीमेल्स हमारी इमोशनल हो जाती हैं। उन्हें हमेशा इमोशंस की इंतहा पे पहुंच के बताना पड़ता है कि नहीं नहीं हम ठीक तुम्हें बता रहे हैं, तुम चलती रहो, कोई मसला नहीं है। उनके साथ इमोशनल होना पड़ता है। तो पैटर्न है ये, जो है हर महीने बाद इमोशनल होगी, ये जो है हर पैटर्न है। उस पैटर्न को अंडरस्टैंड, तो पहले अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं, फिर अगले के आइडेंटिफाई होना आसान। पहले अपने को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। यू डोंट गेट व्हाट यू डोंट डिजर्व। आप डिज़र्व वही करते हैं, आप वही इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, वो मिलती है आपको जो आप डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हो तो झूठे और लोग इज़्ज़त करेंगे,
लोग तुम्हें झूठा ही कहेंगे, ठीक है। अगर सच्चे हो तो लोग सच्चा कहेंगे, अगर इंसाफ करते हो तो लोग इंसाफ वाला कहेंगे, ठीक है। इंसान जिसकी कोशिश करता है इंसान को वही मिलता है, ठीक है। हम 24/7 हर वक्त लर्निंग मोड में होते हैं, कभी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, हम सिस्टमेटिक थिंकिंग करते हैं, सिस्टम के मुताबिक सोचते हैं, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, दिमाग के अंदर एक सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 4, हम चैप्टर 4 पर आ रहे हैं और उसके बाद पॉइजन्स, ओह कुछ है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू द बिज़नेस, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैंने 13 टाइम्स ये वीडियो देखी है, 13 दफ़ा। सही है, तो ये देखने वाली वीडियो है भाई, बार बार देखने वाली वीडियो है। बिज़नेस आपको बता रहा है इसमें, ठीक है, पूरे बिज़नेस की फ़िलॉसफी बता रहा है। उलमा के लिए इंट्रोडक्शन टू द बिज़नेस की ये 2 अलग वीडियोस, एक ये और एक ये पर्सनल डेवलपमेंट, ये 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। बाकियों के लिए ये हैं, सारी देख सकते हैं। इसमें 5 चीज़ें देखनी हैं: करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन, पेन पॉइंट्स, इमोशंस एंड ऑफ़र। करंट सिचुएशन, मेरा बेटा इस वक्त मोबाइल देख रहा है और बुरी बात है। डिज़ायर्ड सिचुएशन, मेरा बेटा मोबाइल ना देखे बल्कि वो लॉन में जाके खेले, मेरी डिज़ायर ये है। पेन पॉइंट्स, मेरा बेटा मोबाइल देखेगा उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा, बेटा मोबाइल देखेगा उसकी तरबियत भी ख़राब हो जाएगी, बेटा मोबाइल देखेगा उसकी नज़रें भी ख़राब हो जाएंगी। ये मेरे पेन पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। इमोशंस, हर परचेज के पीछे इमोशन होता है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। मैं इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बस आपको रटा लगाना है कि ये 5 चीज़ें हैं। ऑफ़र होती है हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। प्रॉब्लम्स और ऑफ़र होती है आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, सही है। प्रोडक्ट्स, मेरा बेटा घर में था, किसी बंदे ने मुझे कहा फ़ुटबॉल ख़रीद लो, मैं फ़ुटबॉल ख़रीद के ले आया, वो प्रोडक्ट था, वो उसकी ऑफ़र थी, मैंने वो लिया, बच्चे को दिया, बच्चा लॉन में जाके खेलने लग गया। मेरी डिज़ायर्ड सिचुएशन अचीव हो गई कि बच्चा मोबाइल से निकल कर हर चीज़ की परचेज, मेरा बेटा बीमार है, मैं डॉक्टर के पास गया, 1500 रुपया दिया, उसने कुछ लिख कर दिया कि जाओ दवाइयाँ दे दो। अगर बेटा ठीक हो गया उन दवाइयों से 3 दिन के कोर्स से, तो मैं डिज़ायर्ड सिचुएशन तक पहुंच गया। उस डॉक्टर ने सर्विस दी थी, फुटबॉल बेचने वाले ने प्रोडक्ट दिया था, मुझे मेरी करंट सिचुएशन से उठा के डिज़ायर्ड सिचुएशन तक पहुंचा दिया था। उसको ऑफ़र कहते हैं। बिजनेस कॉज एंड इफेक्ट है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज $2 इन्वेस्ट किए कल $2 कमा लिए, नहीं, अपने कॉजेज़ को देखना पड़ता है और आखिर में फिर एकदम से ग्रोथ आती है। तो बिज़नेस ये है। तो ये इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में यही बात एक्सप्लेन की जा रही है। हमारा डिफ़ॉल्ट आंसर नो होना चाहिए, थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइजिंग माइंड होना चाहिए। मैं पूरे लेक्चर को शुरू से लेकर आया हूँ, आखिर में मैंने फिर से ये कह दिया लेक्चर के अंदर कि हमारा क्रिटिसाइजिंग माइंड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं फेलियर यूनिफॉर्म बताऊँगा। फेलियर यूनिफॉर्म गौर से सुनो, गौर से सुनो, लिखो कागज़ के ऊपर, ठीक है ना। आपने फेलियर की टोपी पहननी है, ना ही आपने फेलियर की शर्ट पहननी है, ना ही आपने पैंट पहननी है। फेलियर की शर्ट ये है कि हर वक्त ब्लेम करते रहते हो, शिकार हो जाते हो। आज लाइट नहीं है, इस वजह से मैंने ये काम नहीं किया, आज ये मसला हो गया, इस वजह से मैंने काम नहीं किया, मेरी अम्मी ने मुझे फ़लाँ काम कह दिया था, इस वजह से मैंने काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने सरकारी छुट्टी दे दी थी, इस वजह से ये मसला हो गया। मुझे रीजनिंग नहीं दो, वी डोंट एक्सेप्ट रीजनिंग लाउड एंड क्लियर। डिजिटल फीलिंग में एक ही बात चलती है, जब भी कोई बंदा रीजनिंग देता है तो हम उसे पता होता है कि आगे से ये जवाब क्या देंगे, ठीक है। और हम बड़े क्लियरली बोलते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट रीजनिंग लाउड एंड क्लियर, कोई हुज्जत नहीं मानते हम यहाँ पर, ठीक है। हुज्जतों के शिकार मत हो, हुज्जतें नौकर करता है, मालिक नहीं करता है। मालिक को तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, हुज्जत नहीं। जिसने जिस वक्त कोई हुज्जत दे दी, इसका मतलब है कि वो उसने फेलियर की शर्ट पहन ली। दूसरा ये है कि प्रायोरिटीज़ डिफाइन नहीं होती। मैं अब कहता हूँ तुमने सेल्स करनी है, अगले को सेल करनी नहीं आती है। अगला बिज़ी होता है ऐड चलाने में, अगला बिज़ी होता है प्रोडक्ट की सफाइयाँ करने में, अगला बिज़ी होता है रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने पे। मैं उसे कह रहा हूँ सेल करो, वो पूरा दिन बिज़ी होगा, लुक बिज़ी डू नथिंग, लेकिन सेल नहीं मारेगा। तो प्रायोरिटी वाला काम जो नहीं करता वो भी फेलियर है। और नंबर 3 कि बिजनेस से पूरी कहानी होती है, ग्राहक ने ये बात की है, वो हुआ, उसको एनालाइज करने किए बगैर
पूरी की पूरी स्टोरी लेकर आ जाती है हमारे पास कि अब इस स्टोरी का आंसर निकालो। जाओ अपने दिमाग से आंसर निकालो। एनालाइज करने के बाद एक क्वेश्चन दो। जो बंदा अपने दिमाग की कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर रहा, दिमाग को यूज़ नहीं कर रहा, और एज इट इज़ रॉ इन्फॉर्मेशन हमारे पास लेके आ रहा है कि इसका हल निकाल के दो, तो वो भी फेलियर ही है भाई। कारोबारी क्रिटिकल माइंड है, कारोबारी चीज़ों को एनालाइज करता है। मेरी चंद नसीहतें कारोबारियों के लिए, ये बड़ा क्लियर है डिजिटल फ्यूलिंग में कि जिस वक्त कहते हैं, अब तो मैं सिर्फ लेक्चर्स देता हूँ, ज़्यादा आईटी का काम नहीं करता। पहले हम आईटी का करते थे, अच्छी कंपनी हमारी बढ़ गई, तो बड़ा क्लियर था कि जिस वक्त साद भाई को फारिग कर दोगे ना, तो एक नया काम खोल देगा वो। तो बस इसे फारिग कर दो, तो फिर ये एक नए स्टेप पे ले जाएगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बिजी रहे तो वो अपने मकाम पे रहता है। फारिग कर दो, बोर होएगा, वो सोचेगा, वो डेवलप करेगा। मोबाइल ने हमें बोर होने वाली नेमत से अलग कर दी है। बोर होना बड़ा ज़रूरी है। एक होता है रिलैक्स, एक होता है रिफ्यूल, रिकवर। दिमाग को रिकवर करना, रिफ्यूल करना। रिकवर बंदा तभी होता है जब बंदा, फेसबुक स्क्रॉल करना रिलैक्सिंग है, लूडो खेलना बच्चों के साथ रिलैक्स करना है। रिकवर करना, थोड़ा सा बोर होना, सर के ऊपर तेल लगाना, अपने आप की रिकवरी करना, अच्छा खाना खाना, चुप होके बैठना, अकेले बैठना। वैसे रिकवरी का पहले हर वक्त टाइम मिलता था ना। दोस्त ने कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ, मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते हैं कि इंतज़ार जो है वो पता नहीं मौत से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये हमारे उलमा बताएंगे, अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, इस तरह कुछ कहते होते हैं ये उलमा। इंतज़ार जो है मौत से भी मुश्किल है। वो इंतज़ार हो रहा होता था, वो बोर होने का टाइम होता था ना, वो बड़ा अच्छा था। बंदा रिकवरी मोड पे होता था, ना मोबाइल स्क्रॉल कर सकता था, ना कुछ और कर सकता था। हम जाते थे सुबह के वक्त, तो हमारी बस आती थी जब हम कॉलेज जाते थे, तो बस के लिए 15 मिनट खड़े होना। थोड़ा सा बंदा बोर हो रहा होता था, जेब में मोबाइल तो होता नहीं था, बंदा बोर हो रहा होता था, थोड़ा सा बंदा रिकवरी मोड पे होता था। अब रिकवर नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसका फोकस ख़राब हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। थोड़ा सा बोर हो भाई, थोड़ा सा बोर हो, ठीक है। आजकल के करंट पॉइजन्स में बता दूं। पहला पॉइजन, ये कारोबारी बहुत बड़े नुकसान आते हैं जिसकी वजह से कारोबार नहीं चल रहा। पहली बात, पॉइजन ये कह रहे हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अल्लाह के बंदे, 2 कश्तियों का सवार हमेशा गिरता है, डूबता है। एक कश्ती तुम्हें चलानी नहीं आती है, उसका तुमने सक्सेस किया नहीं है, ब्रांड बनाया नहीं है, दूसरी शायद का किया नहीं है, 7 साल अजीत पे जाते हो, तुम इंसान के बच्चे हो, तभी तो हार रहे हो। वो टैंक तुम किस पे रखोगे? शायद पे रखोगे, सलाजीत पे रखोगे, किस पे रखोगे? प्रॉब्लम सलाजीत की आएगी, जाओगे जंप होके शहद के ऊपर, शहद की आएगी, जंप होके सलाजीत पे चले जाओगे। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, अल्लाह का वास्ता है, पैसिव इनकम, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, अल्लाह मुझे मेहनत ना करनी पड़े। सूदी जहन है। रिटायरमेंट इनकम, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी की सारी फेलियर्स के जहन है, फेलियर्स के जहन है। जेनेरिक इन्फॉर्मेशन, कोई बंदा भी ना, हर बंदा इस वक्त जेनेरिक बात कर रहा है। सारे चैट जीपीटी बने हुए हैं, चैट जीपीटी एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हर बंदा जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर किसी का मास्टर बना हुआ है, हर फन मौला बना हुआ है। भाई एक की रखो, एक के मास्टर बन के दिखाओ मुझे। शहद के मास्टर बन जाओ, सलाजीत के मास्टर बन जाओ, गाड़ियों के मास्टर बन जाओ, हर चीज़ में तुमने किया हुआ। अच्छा, हर वक्त मशवरा, हमारे कारोबार में हर वक्त मशवरा। जो बंदा आता है मशवरा देने लगता है ना, हम उसे पहले उड़ा के मारते हैं और हम उसकी इंसल्ट भी करते हैं, आपको पता होना चाहिए। मेरे कमरे में कोई बंदा आके मुझे मशवरा देगा तो मैं उसकी इंसल्ट करता हूँ। बड़ा क्लियर है कि मशवरा मत दो, जब मांगेंगे तब दे देना, वरना अपनी औकात में रहो। हमें कोई मशवरा देता है, हम उसकी इंसल्ट कर देते हैं और बड़ा सीरियसली करते हैं और पहले बता के करते हैं। मशरे शशरे अपने पास रखो भाई। जो है नहीं आके मशरे शुरू कर देते हैं। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अगर मेंटर होगे तो मैं तुमसे खुद आके पूछूंगा। माइंड फ्लिप कर देते हैं। यहाँ ऐसी ऐसी 2 नंबरियाँ चल रही हैं बाजार के अंदर, लोग मशरे दे दे के आपको पता नहीं अपने सारे फायदे गिनवा लेंगे और हर बंदा फ्लिप होता है। मैं ये देख रहा हूँ, लोग कहते हैं साथ भाई आप क्यों फ्लिप होते हो? मैं खुद फ्लिप होता हूँ, हर बंदा फ्लिप होता है। 6 महीने बाद पता चलता है अगले ने क्या हमारे साथ गेम खेल ली है।
ठीक है। लोग यहाँ पर अगले के तकवों की स्टोरियाँ सुनाएंगे, ये बड़ा नेक है, फलां ने 4 हज किए हैं, फलां ने, ओ भाई हमें तकवों के नहीं, हमें शरीयत के ऊपर बिजनेस करना है, हमें शरीयत के ऊपर बिजनेस करना है, बस दैट्स इट। मैं गोश्त लेने गया एक दफ़ा अपने किसी शागिर्द के साथ, तो ज़्यादा लिया हमने, 8-10 किलो लिया। उस बंदे का मैंने कहा मुझे कीमा भी बना दो, तो गोश्त उसने बहुत अच्छा दिया, साथ बातें कर रहा है, मैं जो खुद नहीं खाऊंगा वो दूसरे को नहीं खिलाऊंगा, ये वो कहानियाँ शानियाँ। मैंने कहा ठीक है मुझे गोश्त दो भाई। कीमा करने के लिए पर्दे के पीछे था, मैं चला गया पर्दे के पीछे, कहते आप बाहर रहे। मैंने कहा मैं तो बाहर नहीं चाहता हूँ, मुझे गोश्त बताओ कौन सा काट रहे हो। कहता आपको बाहर अच्छा गोश्त दिया, मैं वो चीज़ किसी पे बेचूंगा नहीं जो मैं खुद नहीं खाता। मैंने कहा मुझे शरीयत ने कहा है मैं देख सकता हूँ, मैं देखे बगैर लूंगा नहीं। वो आधे घंटे का रिलेशनशिप मैंने तोड़ दिया, मैं कीमा नहीं लेके आया। मेरा स्टूडेंट कहते हैं इन्हें पता नहीं है डिजिटल फीलिंग वाले हैं। भाई हम किसी के तकवे की स्टोरियाँ नहीं सुनते, जो आलिम है नहीं मुझे स्टोरियाँ सुना रहा था, फलां जी रायवंड से फारिग है और हमारा उस्ताद है उसके साथ मिलकर शहद के बाद, तुम बताओ वो शहद के बारे में कितना समझदार है, वो रायवंड से फारिग है, वो आलिम है, वो तबलीगी है, उस मैदान की बात करो मेरे साथ। यहां पे तकवे की स्टोरियां नहीं चलेंगी, यहां पे शरीयत चलेगी, बस यहां पे मामला चलेगा। यहां पे मामला चल रहा है भाई, यहां पे तकवे नहीं चल रहे। तकवे तुम खानकाह में रखो, तकवे तुम मस्जिद में रखो, मदरसों में रखो, ये बाजार है। बात होती नहीं है, तकवों पे स्टार्ट हो जाती है। तकवे यहाँ पे नहीं चलाओ। अच्छा यहाँ पे सीधे सीधे मामलात करो हमारे सामने साफ सुथरे। आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के साथ भी बिजनेस किया, गैर मुस्लिमों के साथ भी बिजनेस किया, उनका कौन सा तकवा था? मामला करो साफ सुथरा हमारे सामने। शॉर्टकट्स, जो बंदा है नहीं शॉर्टकट के चक्रों में है, जो बंदा है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी मुझे कमाने का तरीका बता दो, बहुत जल्दी कमाने का तरीका खुद सीख लो। बिजनेस कॉज एंड इफेक्ट एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक टाइम के बाद प्रॉफिट निकलता है। शॉर्टकट्स यहां पर नहीं है, शॉर्टकट्स यहां पर नहीं है। बड़ा क्लियरली बिजनेस में देयर इज नो शॉर्टकट्स। पर्सनैलिटी डेवलप होनी पड़ती है, पर्सनल कैपेसिटी को डेवलप करते रहना है, करते रहना है, फिर जाके वो निकलता है, सक्सेस निकलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। बिज़नेस की आज जिस फ़िलासफ़ी की बात करेंगे, आज जिस बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को संभालेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, वो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप, ताल्लुक़, बिज़नेस के अंदर ताल्लुक़। हमारी तमाम तर ट्रेनिंग्स दो चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हैं। एक बिज़नेस अंडर शरिया, शरीयत के मुताबिक कारोबार, और दूसरा रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एक शरीयत के मुताबिक कारोबार और दूसरा रिलेशनशिप। ये बड़ा ज़रूरी है। बस मेरे आ गई बात जहन के अंदर। अब मैं, इरादा तो नहीं था कि इस टॉपिक को भी खोल दूंगा, लेकिन अब ज़ुबान पे आ गई तो मैं चला लूँगा। देखो मामला ये हुआ कि बिज़नेस को ये कहा गया कि अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस होता है या फिर फाइवर के ऊपर बिज़नेस होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर बिज़नेस होता है, उसके ऊपर उन्होंने ये अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए ना उन्होंने 2-3 नाम दे दिए। ये शॉर्ट टॉपिक्स सारों के पास है, ये बुक, इस पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट काम किया जाए। मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा सा ये गिग इकोनॉमी के बारे में बताकर कि प्रोजेक्ट वाइज काम किया जाए। एक बंदे से प्रोजेक्ट कर लिया तो बस काफ़ी है, उससे के बाद आगे किसी और की तरफ चला जाए, या फिर
शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हों और शॉर्ट टर्म काम किया जाए, किसी कहीं पे नौकरी की है तो शॉर्ट टर्म करें। ये कुछ चीज़ें हमें आजकल सिखाई गई। कल बहुत ज़्यादा मैं उस तरह इस टॉपिक को लाना तो नहीं चाहिए चाहता था, लेकिन अब आ गया तो आ गया, अब क्या हो सकता है। कल बहुत ज़्यादा मेरे से हमारी जमात के बंदे बहस कर रहे थे कि आप क्यों फोकस की बात करते हैं, क्यों कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसको आप बिजनेस पॉइजन क्यों कहते हैं। ये ये करंट बिजनेस पॉइजन्स या करंट बिजनेस फिलॉसफीज़, इनको हम दज्जाली फ़िलासफ़ीज़ कहते हैं। दज्जाल की फ़िलासफ़ीज़ हम इसको कहते हैं। मेरा इरादा नहीं था कि मैं ऑनलाइन अपना नही अनिल मुनकर, एक तो हम पॉजिटिव बात करें कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें, एक बता रहे हैं कि दुनिया में ख़राबियाँ क्या चल रही हैं। मैं ऑनलाइन इसको कर लूँगा, ये मैं फ़ेस टू फेस ही ये चीज़ समझाता हूँ, लेकिन अब ज़ुबान पे बात आ गई तो कहते हैं हक बोलना चाहिए, उस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी का आगे रेमेडी बताता हूँ। ये स्टोरी मैंने कहीं पे लिखी नहीं हुई, आप पेन और कागज़ लें और ये चीज़ें ज़रूर लिखें। 1900 के स्टार्ट में ग्रुप ऑफ पीपल बैठे, 200-300 लोग उलमा बैठे, यहूदी, उन्होंने एक गेम प्लान बनाया। उसके बदले में फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का ज़हूर हुआ, पीछे रिलीजियस स्कॉलर्स थे। फिर 1977 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी किताब लिखी गई। हम कहते हैं कि कुरान आलमी मज़हब है, ये किताब आलमी किताब है। उन्होंने कहा नहीं, कुरान नहीं, ये जो किताब है ना ये आलमी किताब है। 1977 में ये बात करती थी। उसके अंदर मईशत को भी रखा, पॉलिटिक्स को भी रखा, हर चीज़ को, काफ़ी चीज़ों को रखा, वॉर्स भी रखी। हम सिर्फ, हाँ रिकॉर्डिंग तो आना, हम सिर्फ अपनी मईशत की बात करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ, मेरा टॉपिक पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा टॉपिक कोई और नहीं है, मेरा टॉपिक बिजनेस है और इकोनॉमी है। मैं इकोनॉमी की बात करूँगा। 2001 में इन्होंने इनिशिएट किया, जो लोग 80s की पैदाइश में हैं या उससे पहले कि उन्हें पता होगा, 2001 में 9/11 हुआ। वो जो बिजनेस टावर्स थे वो हिट हुए, पेंटागन हिट हुआ, एक लड़ाई इनिशिएट हुई 2001 में। दुनिया का अमन उसके बदले में तबाह हुआ। उससे पहले बड़ा अमन था। ये हम अब पीएमए जो है ना, हमारा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ये बिल्कुल एबटाबाद के अंदर जहाँ पे फ़ौजी तैयार होते हैं, पहले हम इसके अंदर से गुज़रा करते थे। 2001 से पहले इसके अंदर से गुज़रा करते थे। अब उसके बाहर चार दीवारी के बाद भी बाहर एक और गेट और उसके बाहर भी एक और गेट। अब उस तक बंदा नहीं जा सकता है। पहले ये सारे फौजी ग्राउंड्स जो हमारे एबटाबाद में थे, हम इसके अंदर खेला करते थे क्रिकेट। ये जो फौजी मस्जिदें हैं, हम इसके अंदर जाके नमाज़ पढ़ा करते थे, जुम्मे की ख़ास तौर पर। वो बड़ी मस्जिदें थी। अब उनकी गिर्द ऐसी बाउंड्री वॉल्स बन चुकी हैं कि वहाँ पे कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता। दुनिया का अमन तबाह हो गया। खैर, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, लेकिन हमने ये चीज़ देखी 2001 के बाद। लेकिन कोरोना 2020, हम इसके बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इकनॉमिक रीज़न की वजह से आया है। कोरोना सिर्फ़ और सिर्फ इकनॉमिक रीज़न की वजह से आया है, इकोनॉमी की वजह से आया है। अब मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 2000 तक जाऊंगा।
2005 में हमने बीबीए में दाखिला लिया था। उससे पहले की बात है कि पता चलता था कि वॉलमार्ट खुला हुआ है, अंग्रेज़ों ने खोला है वॉलमार्ट, सब चीज़ें एक ही छत के अंदर। फिर कुछ लोगों को याद हो जो 40 साल के आसपास के हैं, उनके सामने बात होगी कि मेट्रो खुला था लाहौर में और फिर मेट्रो खुला था इस्लामाबाद के अंदर। एक छत के अंदर नीचे सब कुछ, एक छत के नीचे सब कुछ, सेंट्रलाइज्ड एक ऐसी चीज़ बना ली, बाज़ार बना ली जिसके नीचे सब कुछ, और वो पीछे एक मालिक या दो मालिकों के उसमें था, कब्ज़े में था। इसको कैपिटलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं, कैपिटलिज्म भी कहते हैं और सरमायादाराना निज़ाम भी कहते हैं। गिग इकोनॉमी इसी की बेटी है। अब मैं इकोनॉमी के फ़िलासफ़ीज़ पूरी की पूरी नहीं खोल सकता कि कैपिटलिज्म की क्या क्या वो चीज़ें हैं और बाकियों का क्या, लेकिन एक ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि इसको सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं। जो रिलेशनशिप आज मेरा टॉपिक था, मैं सिर्फ इसमें रिलेशनशिप से ही समझाना चाह रहा था, लेकिन सोचा कि हक अदा नहीं होगा, पीछे पूरी फ़िलासफ़ी भी साथ समझाता हूँ आपको कि हुआ क्या। तो ये जो वॉलमार्ट वगैरह स्टोर थे, ये अमेरिका में पहले लॉन्च हुआ। इसमें एक चीज़ का शिफ्ट आया, उस चीज़ का शिफ्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर 2010 के बाद से, वो वाली चीज़ हमने शायद 15 के बाद से हमने वो चीज़ ज़रा ज़्यादा गौर से देखनी शुरू की। हमारा शहर छोटा है, तो 15 के बाद से हमें वो चीज़ ज़रा ज़्यादा समझ में आई, या 10 के बाद से ही कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स बन गए, जिसको कहते हैं गिलानी मॉल, इटालियन मॉल, इसे इसे कहते हैं सुपर मार्ट्स वगैरह। हम वहाँ पे जाके चीज़ ख़रीदते हैं, पूरे महीने की ग्रॉसरी, पूरे महीने का हम ख़रीदारी वहाँ से कर लेते हैं। हमें इन मॉल्स से ख़रीदारी पे भी एक इख्तिलाफ़ है, गो कि वो मुसलमानों के हैं, लेकिन हमें इख्तिलाफ़ है। अब जब मैंने ये सारी बातें बताई, तो अब मैं इस चीज़ को रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ का हल रिलेशनशिप्स ही है। हुआ ये कि मोहल्ले के कोने में जो दुकान थी, जिससे अम्मी कहती थी जाओ बेटा जल्दी से जाके साबुन ले आओ, तो हम जाते थे और कहते थे कि साबुन दे दो, और साथ वाली दही की दुकान पे कहते थे दही दे दो, वो कहते थे पैसे दो, रात को बाबा दे देंगे, लिख लो, खाते में लिख लो। ये हमेशा से हमारा रिलेशनशिप विद द बिजनेस ओनर, ये हमेशा से हमारा चलता रहा है, हमेशा से हमारा चलता रहा है। फिर एक वक्त आया कि हम इटालियन मॉल्स में जाने लग गए। इस मॉल में हमने, हाँ, ये मोहल्ले की दुकान वाला आटा 2000 रुपये का देता था, मॉल वाला आटा 1950 का देता है, तो 50 रुपये डिस्काउंट की वजह से हम उस मॉल में जाने लग गए। ये मोहल्ले वाला आटा जो है वो 10 बोरियां उठाता है दिन की, वो मॉल वाला जो है वो तो 3 ट्रक उठाता है दिन के, 300 बोरियां उठाता है, ये 400 बोरियां उठाता है। ये बड़ा फ़र्क है ना। अच्छा, हुआ क्या कि मॉल के मालिक को मैंने आज तक नहीं देखा, इटालियन मॉल के मालिक को मैंने कभी सलाम भी नहीं किया। वो सामने जो हर 6 महीने बाद उनके कैशियर तब्दील होते रहते हैं ना, उनसे मैंने डील की, भाई ये 15 चीज़ें ली हैं, उसने 15 चीज़ें गिनी, स्कैन की, बिल दिया और मैं निकल गया। रिलेशनशिप यहाँ पर उड़ गया, रिलेशनशिप विद द मॉल ये उड़ गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई ना, वार्म अप करवाया हमें। वार्म अप करवाने के बाद कोरोना ले आए 2020 में, और फिर माइंड को शिफ्ट दिया कि जाओ, माइंड को शिफ्ट दे दिया, जाओ जाओ तुम ज़रा ऑनलाइन परचेजेस की तरफ जाओ। फिर लोग ऑनलाइन ख़रीदारी करने लग गए, पाकिस्तान में कम, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा।
ऑनलाइन ख़रीदारी को इन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन अगर आपने काम करना है तो या गूगल के ज़रिए कमाना है, या फेसबुक के ज़रिए कमाना है, या यूट्यूब के ज़रिए कमाना है, या अमेज़ॉन के ज़रिए कमाना है, या फाइवर के ज़रिए कमाना है, या अपवर्क के ज़रिए कमाना है, या एटसे के ज़रिए कमाना है, या फिर पाकिस्तान में अगर देखें तो दराज के ज़रिए कमाना है, या इस तरह की कुछ कंपनीज़ के नाम दे दिए। दुनिया में बिज़नेस क्या है? अब फिर दूसरी फ़िलॉसफी पे आ रहा हूँ, चीज़ें लिखें। दुनिया में बिज़नेस क्या है? बिज़नेस किसी भी चीज़ को बेचने का नाम है या ख़रीदने का नाम है, और फिर किसी भी सर्विस को बेचने या ख़रीदने का नाम है। चीज़ बेचना, फुटबॉल बेच दिया हमने, मोबाइल बेच दिया। सर्विस, मैं अभी आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये सर्विस है, टेंजिबल चीज़ नहीं है। डॉक्टर, या फिर आप वेबसाइट बनाते हैं। तो चीज़ें बेचने के लिए उन लोगों ने स्टोर्स बना लिए, अमेज़ॉन, अलीबाबा, एटसे, ईबे। और सर्विसेज बेचने के लिए उन लोगों ने प्लेटफॉर्म्स बना लिए, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। कहा ये कि अमेज़ॉन FBA मॉडल जब करेगा ना तो तुम्हें ये भी नहीं बताएगा कि किस बंदे ने ख़रीदारी की है, उसका फ़ोन नंबर भी नहीं तुम्हारे पास आएगा, और उसका घर का पता भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, एड्रेस भी नहीं आएगा, हम खुद ही भेजेंगे। और अपवर्क ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर AI बिठाया हुआ है, अगर तुमने इस बंदे से बात की और कहा कि बारों बार मेरे से डील कर लो, मेरे फ़ोन पे आ जाओ, मेरे से पर्सनल पे बात कर लो, मेरे ईमेल एड्रेस पे पर्सनल बात कर लो, मैं तुम्हारी गिग उड़ा दूंगा। तो दोनों ने, जो हमारा कस्टमर था वो हमारे तक डायरेक्ट आना रोक दिया। हमें मसला नहीं है इंटरनेट के ऊपर चीज़ें बेचने का, इंटरनेट पे चीज़ बेचने का मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब चीज़ बिके तो रिलेशनशिप बनना चाहिए, रिलेशनशिप बनना चाहिए। अब वो बनेगा कैसे, मैं बता दूं। इंटरनेट पे चीज़ बेचने का मतलब फाइवर पे चीज़ बेचना नहीं है। इंटरनेट एक मंडी है। मैं इस वक्त आप पे इंटरनेट के ऊपर ही अपनी सर्विस बेचकर आपको कोई लेक्चर दे रहा हूं। मंडी है, लेकिन हमारे अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, खुद की चीज़ें हो सकती हैं। ये फेसबुक पेज मेरी पॉलिसीज़ पे चलेगा, ये वेबसाइट, इसके साथ मेरे लोगों का रिलेशनशिप बनेगा। इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इंटरनेट है। मैंने यहां से लेकर अपने व्हाट्सएप पे लीड्स ली। व्हाट्सएप पे लीड्स लेने के बाद मैं आपको हल्का सा इशारतन बता दूं कि व्हाट्सएप पे लीड्स लेने के बाद मैंने सारी की सारी लीड्स इधर से भी उठाकर, वैसे ये बात तो गलत है लेकिन मैं हल्का सा इशारा देने के लिए कि सब कुछ मेरे पास डाटा सेव है। मैं डाटा जैसे ही दिखाऊंगा वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं डाटा दिखा नहीं सकता। हर बंदे का डाटा मेरे पास सेव है। आप लोगों को मुख्तलिफ नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, हमारी टीम के पास सबका डाटा है। हमें पता है कि हमने रीमार्केटिंग कब करनी है, कौन सा बंदा, कितने % लोग, 500 नंबर्स में से कितने % लोगों ने फिज़िकल अटेंड कर लिया है, कितने % लोगों ने ऑनलाइन अटेंड कर लिया है। जिसने ऑनलाइन अटेंड किया है उसको हम फिज़िकल के लिए कैसे बुलाएंगे,
जो फिजिकल भी आ गया है, वो हमारा पूरा का पूरा निज़ाम किस तरीके से अपने इलाके में खोलेगा, या हमारा एक अच्छा सक्सेसफुल स्टूडेंट कैसे बनेगा कि वो एक बिज़नेस पूरा अच्छा लॉन्च कर ले और पूरा ब्रांड लॉन्च बना ले। हम उनके पर्सनल फ़ोन नंबर्स, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने पास रख रहे हैं, और ये सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है। ये मैं सब आपको भी सिखाऊंगा, इसी लेक्चर में सिखाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने फाइवर के ज़रिए ये काम नहीं किया है, मैंने अपवर्क के ज़रिए नहीं किया है, मैंने पर्सनल रिलेशनशिप अपनी ऑडियंस के साथ बनाया है। आप बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप। अब फिर से मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि इन्होंने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बना लिए, सर्विसेज बेचने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बना दिए, और कहा कि इसके ऊपर जाके बिजनेस करो। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया को कंट्रोल में लाया, और उस सोशल मीडिया ने इसी चीज को प्रमोट किया, एडवर्टाइज किया, इसी चीज की ज़हनसाज़ी की। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बना लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने दो काम और किए। एक, अब लिख लें ये चीजें, एक क्रिप्टो और दूसरा फॉरेक्स, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टर भी एक चीज होता है। उन्होंने एक वो काम भी किया। सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो को, सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है फॉरेक्स को, सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स को। टोटल गेम इतनी सी है, टोटल गेम इतनी सी है। इसके पीछे फिलॉसफीज क्या रखी हैं, इसके पीछे फिलॉसफीज आप अंडरस्टैंड करें। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये इनकी फिलॉसफी है। पैसिव इनकम, ये इनकी फिलॉसफी है। रिटायरमेंट इनकम, ये इनकी फिलॉसफी है। ये हमारी फिलॉसफीज नहीं है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इनकी फिलॉसफी है। नो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ये इनकी फिलॉसफी है। फ्लेक्सिबिलिटी, जब दिल चाहे काम करो, जब दिल चाहे काम ना करो, रूटीन ना हो, ये इनकी फिलॉसफी है। हमारी फिलॉसफीज में रूटीन है, लीडरशिप में रूटीन है। हमारी फिलॉसफीज में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। हमारी फिलॉसफी में क्लैरिटी है, क्लीननेस है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी फिलॉसफी जेनेरिक नहीं है, स्पेशलाइज्ड है। अंधाधुन फायर नहीं करना बगैर दिमाग को इस्तेमाल किए। स्नाइपर शॉट्स लेके शॉट खेलनी है, बुल्सआई पे हेडशॉट खेलनी है। हमारी फिलॉसफीज वो हैं। मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया। आप कहते हैं कि अच्छा इस मसले का हल क्या है, मैं अब आपको मसले का हल बताता हूँ। मसले का हल ये है कि जब कोई बंदा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दावत दे तो हम कहें हम नहीं करते। शरीयत की बात, इसकी बात हम करते ही नहीं है। हमारी फिलॉसफी डिफरेंट है। पहला आंसर हो गया नो। दूसरा आंसर, हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। हम जिससे बात करेंगे रिलेशनशिप की बात करेंगे। और तीसरा, हम इन सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, करंट ट्रेंडिंग मार्केट के ट्रेंड्स के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हम सामने फिजिकल चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, कोई सामने कोई दोस्त प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी दुकान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम सामने चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हवाई चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमने सामने की है। अब हर कोई मनी पार्किंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। मनी को पार्क करना, पैसों को पार्क करना, गाड़ी को पार्क करना, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना, वो सीखिए आप, वो कुछ और है। कोई कारोबार कर रहा है, उसके साथ कारोबार में पैसे लगाएं। कोई शहद का काम कर रहा है, कोई कहां कर रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट है। अब इस पूरी स्टोरी को सुनाने के बाद मैं आपको टुडे वर्कशॉप के अंदर लेके आता हूं, जहां पर हमने
शॉर्ट टॉपिक्स के नाम से एक वो लिखी है, और उसमें हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिस फिलॉसफी के साथ बिजनेस की डेफिनेशन को चला रहे हैं, वो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स किस तरीके से कायम करेंगे? बिजनेस ये नहीं है कि एक बंदे ने आपसे फुटबॉल खरीद लिया और आपको 500 रुपया दे दिया। नहीं, बिजनेस ये है कि आपके से फुटबॉल खरीदा, वो 500 रुपया दिया, इस ट्रांजैक्शन के बदले में एक रिलेशनशिप बना। इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म और रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, इसको हम बिजनेस कह रहे हैं। सक्सेसफुल बिजनेस हम इसको कह रहे हैं। इस रिलेशनशिप की बैकबोन कम्युनिकेशन है, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेट करते रहें। ऐसा ना हो कि एक एआई से मैसेज लिखवाया और सारों को आंखें बंद करके अंधाधुन उसी को भेज दिया। नहीं, ताल्लुक बनाना है, वक्त तो लगाना पड़ेगा। कभी फोन कॉल कर ली, हर वक्त उसके दिमाग में रहे। कभी अपनी मार्केटिंग के मैसेजेस भी कर लिए, आगे आऊंगा, उस पर आऊंगा फिर कैसे करने। लेकिन पहली बात याद रखें, कम्युनिकेशन आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बैकबोन कम्युनिकेशन है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नंबर 2, दुआ। ये रिलेशनशिप्स की रूह है। आजकल बहुत बड़ा फौकदान है खानदानी रिलेशनशिप्स का भी और बिजनेस रिलेशनशिप्स का भी। कल ही मैं एक जगह पर था, अच्छा अच्छा इंसान था, बड़ी उम्र का आदमी था, बता रहा था कि मेरे वालिद साहब अब मुझे हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, नाराज़ हो बैठे हैं। तो पहले तो हम लोग बड़ा कोशिश करते थे कि राब्ता हो जाए, बाप से कुछ हो जाए। अब वालिद फ़ोन भी नहीं उठाता है, वन साइडेड हो गया है, एक बेटे के साथ हो गया है, बाकी बहन भाइयों को उसने साइड भी किया हुआ है। तो राजीनामा भी नहीं मानता है, कुछ भी नहीं करता है। हम बार बार जिरगे भेज चुके हैं। बूढ़े बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म, आखिरी उम्र के वाले साहब रह गए हैं। तो कम्युनिकेशन तो खुल नहीं सकती ना, कम्युनिकेशन तो खुल नहीं सकती। ऐसे हालात बहुत ज़्यादा आ गए हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन हो नहीं सकती। लेकिन वो जो बंदा जो ये बात कहा था, वो खुद भी 55 का था, उसका वालिद फिर होगा कोई 80 के आसपास का। तो एक कोशिश है कि बाप राज़ी हो जाए, नहीं और आप क्या करें। तो मैंने उसे मशवरा नहीं दिया, लेकिन मेरे जहन में बात आ गई कि अगर अगर कम्युनिकेशन तुम्हारी उड़ गई है तो रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने बाप के लिए दुआएं तो करते रहो, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, इससे हिदायत अता फरमा। दुआएं करते रहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें कतई रहमी वालों में नहीं लेके आएगा, तुम्हें सिला रहमी वालों में लेके आएगा। तुम्हारे वालिद ने तुमसे ताल्लुक ख़त्म किया। तो रिलेशनशिप्स की जो स्पिरिट है, जो जो रूह है, वो दुआ है। पर्सनल रिलेशनशिप्स और बिजनेस रिलेशनशिप्स, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ये तो हम दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना। हम ये भी तो दुआ करें, या अल्लाह वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसने उसने मेरा 30 लाख रुपया देना है, या अल्लाह उसका बिजनेस सक्सेसफुल कर दे ताकि वो पैसे दे दे। या अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा, उसके बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, मेरे नहीं निकाल के दे रहा। वहां पे तो नफरतें दिल में चल रही हैं।
जिसने मेरा माल देना है उसके खिलाफ बस गुस्सा ही है, ये फलाना टिमकाना, ये तो कभी पैसे नहीं देता मेरे, ऐसा 2 नंबर आदमी है। यार ये 30 लाख की इस ट्रांजैक्शन की टोटल गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की गेम है। बिजनेस की सक्सेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब आपस में मामला हो जाता है और मामले के बदले में आपस में एक ताल्लुक पैदा हो जाता है। अब देखें, ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मामलात, रिश्ता, सैलरामी, ये बात कर रहा हूँ। जब मामला होता है उसके बदले में एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, तो फिर खैर ख्वाही का जज्बा रखना ज़रूरी है। अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, एक बड़ा नेक लड़का है, उसने अपनी एक दुकान बेची है, 3 दिन हुए नहीं, दूसरे लोग आए, मैं भी गया, दूसरे लोग थे, मैंने मुबारकबाद दी उनको, वापस आया, 3-4 दिन हुए नहीं, उसी लड़के ने कहा अब इसको गिराना है। मैंने कहा भाई क्यों गिराना है? वो मेरा, इस पे मैंने दुकान बेची है, इसने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया, अब इसको गिराना है। अल्लाह के बंदे, 4 दिन हुए नहीं तूने अपनी दुकान इस बंदे पे बेची है, तू खैर ख्वाही का जज्बा नहीं रख सकता है? तू इसकी खैर ख्वाही करता, अल्लाह तेरी खैर ख्वाही करता। अब इसको गिराना है, 4 दिन हुए नहीं तेरी दुकान गिरी, तूने दुकान बेची है, इससे पहले यह था किसी तरीके से अल्लाह इस दुकान को चला दे। अब उसी के सामने, बिल्कुल उसी के सामने एक नई दुकान डाल रहे हैं, इसको गिराना है। क्या नियतें हैं तुम लोगों की यार? मरना नहीं है, खैर ख्वाही का जज्बा। मैं किसी से कोई चीज़ खरीदता हूँ ना, जाकर वो कोई गोश्त खरीद लिया, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपको बरकत दे। यार वो पैसे ही नहीं लेते, वो कहते हैं ये तो दुआ दे के चला गया। वो वैसे बिल्कुल बिच जाते हैं, भाई मैं खैर ख्वाही का जज्बा रख के तुमसे खरीद रहा हूँ, आप जाके देखें, ऐसे करके देखें, आमीन आमीन कर रहे होते हैं आगे से। तो खैर ख्वाही का जज्बा बिजनेस रिलेशनशिप्स के अंदर, चूना नहीं लगाना किसी को, चूना एक ही दफा लगेगा, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। फिर एक और बात, नरम मिजाजी, मीठे लहजे, खैर ख्वाही का जज्बा, कुछ भी हो पर तोड़ ना हो। यहां मीटिंग में हमारी जमात बैठी है, वो गवाह हैं कि हमने अपने क्लाइंट्स को, जो आईटी सर्विसेज हम देते हैं, हमने कई दफ़ा उनके पैसे माफ़ कर दिए हैं। उनके 3 महीने का बिल हुआ, ब्लैकलिस्ट हो गए, पैसे नहीं दे रहे, उनकी वेबसाइट की मेंटेनेंस हमारे पास थी, एसईओ हमारे पास था, 6 महीने तक मांगते रहे, नहीं दिया नहीं दिया, अच्छा 3 महीने हमने चल माफ़ किया, ऐशी कर यार, वापस आ जा। आज वही बंदा हमारे साथ कनेक्ट है, काम कर रहा है। ऐसे करना नहीं चाहिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा। हमने एक परसेंटेज रखी है कि अगर किसी बंदे ने इतने पैसे दे दिए हैं और इतने का डिफ़ॉल्टर बन गया है, इतने 10% का डिफ़ॉल्टर बन गया, तो हम उसे, हमने एक परसेंटेज अपनी एसओपी बनाई हुई है, वो बता नहीं सकते आपको। बिजनेस में ऐसे करना नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं, जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन, लोग कहते हैं कस्टमर छोड़ के चला गया है, नहीं। बिजनेसमैन, इस रिलेशनशिप को अगर हम कहते हैं ये निकाह है, तो इस रिलेशनशिप में जो बिजनेसमैन है वो ही शोहर है, वो ही तलाक दे सकता है। कस्टमर जो है ना, वो नहीं छोड़ के जा सकता आपको। हमारा कस्टमर भागने लगा, हमने उसे पैसे माफ कर दिए, वापस आ गया। कस्टमर के बस की बात ही नहीं है जाना, ये सब आपके हाथ में है। अच्छा, तो कुछ भी हो पर तोड़ना हो, लेकिन कुछ होते हैं मामले जिसमें हमें छोड़ना पड़ता है कस्टमर को, ऐसे भी नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो कुछ भी हो पर तोड़ना हो। अब मैं बिजनेस की फिलॉसफी रिलेशनशिप के ऊपर डिफाइन करके दे रहा हूं। जब ताल्लुक होगा तो ताल्लुक में अखलाक हसना, अखलाक करीमा, अखलाक अजीमा, इनका ज़हूर होगा। अखलाक हसना ये है कि
किसी ने मेरे से कोई मामला किया, मैंने उसे सच्चाई के साथ वो मामला कर दिया। फुटबॉल ख़रीदना है, हाँ ये फ़ुटबॉल ले लो यार, इसके पीछे ये स्क्रैच लगा हुआ है तो इसकी सेल प्राइस 500 है, स्क्रैच की वजह से मैं 50 रुपये कम कर रहा हूँ, 450 का ले लो। मैंने स्क्रैच पहले बता दिया तुम्हें, सच बोल के बेच दिया। ये नहीं बोला कि भाई 300 का लिया था, 150 रुपया प्रॉफिट रख के बेच रहा हूँ। जो बंदा अपनी कॉस्ट प्राइस बताता है वो कभी भी अच्छा कारोबारी नहीं है। हम तो कहते हैं वो कारोबारी ही नहीं है जो कॉस्ट प्राइस से बता रहा है। अल्लाह की कसम 300 रुपये का लिया था, 10 रुपये खाली प्रॉफिट, तो मेरा हक बनता है। जिस बंदे ने कॉस्ट प्राइस बता दी वो कारोबारी है ही नहीं हमारी नज़र में भाई। हम उसे बिजनेसमैन नहीं मानते हैं। अच्छा, इसके बाद सच बोल के चीज़ बेच दी, शरीयत के मुताबिक बेच दी, उसको अखलाक हसना कहेंगे। मतलब किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी उसको थप्पड़ मारा, ना ज़्यादा ना कम, बराबरी, शरीयत। किसी ने थप्पड़ मारा, आपने माफ़ कर दिया, इसको अखलाक करीमा कहेंगे। बिजनेस के अंदर अखलाक करीमा का ज़हूर तब होगा जब अखलाक हसना के मकाम से गुजर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अखलाक करीमा का ज़हूर एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है, ग्राहकों के ऊपर नहीं होता है। बड़ा रेयर होता है ग्राहक के ऊपर के माफ़ कर दिया। ग्राहक से पैसे पूरे निकलवाओ भाई, तुम्हें पैसे निकलवाने आते नहीं है इसलिए तुम माफ़ करते हो। ग्राहक से पैसे पूरे निकलवाओ। एम्प्लॉय गलती कर लेता है, 1000 रुपया चोरी कर लिया, उसको माफ़ नहीं करना है। प्रोसेस माफ़ करने का नहीं है कि तुम बोलो साद भाई आपने अखलाक करीमा सिखाया था, नहीं। उससे 1000 रुपया निकलवाओ, ये वापस लेके आ भाई। जब अखलाक हसना का ज़हूर हो गया, 1000 का नुकसान पूरा हो गया, क्यों चोरी किया था? ये बता, तू इंसान है? हर तीसरे महीने तू चोरी कर लेता है। भाई अम्मी बीमार थी तो मुझे बता ना, मैं किस लिए बैठा हूं, तेरा बड़ा भाई नहीं हूं? कौन सी दवाइयां लेनी है? ये जी 500 रुपये की दवाइयां आएंगी, मैं शाम को लेके तुझे दे दूंगा, जा दफा हो जा। उसके बाद अखलाक करीमा का ज़हूर होगा। हंसना से गुजार कर, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी कस्टमर को हंसना से गुजारे बगैर करीमा पे ले आए तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं। अजीमा का ज़हूर तब होता है जब आपका एक विजन होता है और आप जब इस वक्त ब्रांड रख रहे होते हैं। ये बहुत बहुत आगे की बात है। तब तक हम आपके साथ काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तो एम्प्लॉयज़ तक आने के लिए भी, एम्प्लॉयज़ को संभालने के लिए या स्ट्रक्चर के लिए भी 2-3 साल चाहिए। उसके बाद फिर अजीमा का ज़हूर है। मैं आपको बता रहा था कि अखलाक हसना की जो बुक है जिसमें आप बिज़नेस लॉन्च करते हैं, वो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस्लामिक पर्सनालिटी है। यहाँ पे आप आराम से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। यह अखलाक हसना, प्योर शरीयत। यहाँ पे हम अखलाक करीमा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सीख के पढ़नी है। इस पे ख़ुद से अमल करना स्टार्ट किया तो फिर काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तकरीबन तसव्वुफ़ है इसके अंदर। ये लीडर्स, ये अखलाक अज़ीमा की बात है। जो अजीम लीडर थे, जो सबसे अजीम लीडर थे, वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। और फिर ये उनकी पर्सनैलिटी, हम किस तरीके से आपकी सिफ़ात को अंडरस्टैंड करें और इम्प्लीमेंट करें, तो ये लीडरशिप की बात है। जब लीडरशिप आ जाती है तो लीडर के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। एक उसका विज़न होता है बड़ा क्लियर, ये अब 3 बुक्स
आप देख लें, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, ये सारी हमारी वेबसाइट पर पड़ी हैं। ये पहले साल की है, इसमें अखलाक हसना। ये दूसरे साल की है, इसमें अखलाक अजीमा, अखलाक करीमा। ये तीसरे साल की, इसमें अखलाक अजीमा। अखलाक हसना ये होता है कि टिट फॉर टैट, तुमने जैसा किया मैं वैसा करूँगा, बराबरी, जुल्म नहीं करना। अखलाक करीमा ये है कि माफ़ कर दिया। अखलाक हसना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी। अखलाक करीमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, माफ़ कर देना। अखलाक अजीमा ये इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। उन्होंने जुल्म किया ताइफ पर, और आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर माफ़ कर दिया। नहीं, दो पहाड़ों को नहीं मिलाओ और दोनों को, इनको इनको कत्ल मत करो, इनको मारो मत, ये ज़िंदा रहें। फिर अजीमा का ज़हूर ये हुआ कि मैं उम्मीद करता हूँ, खैर ख्वाही का जज्बा, कि इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की परस्तिश करेंगे। फिर खैर ख्वाही का जज्बा, अजीमा। ये बिज़नेस में सीखने की चीज़ें हैं। अच्छा, मामलात अलग चीज़ हैं, रिश्ता अलग चीज़ है। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखें। बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस, कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी। बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है, कोई मसला हो गया है, तो वो मामला था, रिश्ता तो नहीं टूटा ना। वो 1 लाख रुपए का मामला गलत हो गया है, वो रिश्ता नहीं टूटा है। रिश्ता तोड़ने के अलग असूल ज़वाबित होते हैं। वो मामले में गलती हो गई है, गलतियां हर कोई करता है, इंसान के खमीर के अंदर गलती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इख्तिलाफ अलग चीज़ है, अखलाक अलग चीज़ है। इख्तिलाफ का मतलब गालियां देना या मार कुटाई नहीं है। अखलाक के साथ भी इख्तिलाफ किया जा सकता है। अब कह रहे हैं रिलेशनशिप डेवलपमेंट मैकेनिज्म कैसे करोगे भाई, रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है। तो अच्छा, मैंने इसमें पढ़ाया क्या है? मैंने इसमें एक ये चीज़ पढ़ाई है शॉर्ट टॉपिक्स में, अभी जो मेरा और चेक चल रहा है। दूसरा हमने ये चीज़ बता दी आपको, ये हेडिंग्स है। और तीसरी हेडिंग ये चल रही है, ये बता रहे हैं आप एक डायरी ख़रीदें, 16 लाइन की डायरी हो, तकरीबन 200 सिफ़ात पे हो। B2B के लिए है। जब आप कारोबारी के साथ डील कर रहे हैं तो उसके लिए 100 कारोबारी, 30 कारोबारी भी बहुत हैं। B2C के लिए, कस्टमर के लिए इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी उनके सारा डाटा एक्सेल शीट्स पे मेंटेन होना चाहिए। B2B बिज़नेस टू बिज़नेस, B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर्स। जो चीज़ इस्तेमाल कर लें, उन वो 500 हों तो आप 500 पेइंग कंज्यूमर हो तो आपका कारोबार, आपकी आपकी दुकान चलती है, बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद नौकरों की बात करें, मुलाजमीन की बात करें। और अगर B2B 30 भी हो ना, 30, कोई 30 ऐसे लोग जिनको आपने कभी सर्व कर लिया हो, तो आपकी दुकान चलती है। उसके बाद मुलाजमों के ऊपर आए, आपका काम चलता है। उन 30 को संभाल के रखना है, मुर्गी के अंडे लेने हैं, मुर्गी को ज़िबा नहीं करना है। आपके पेइंग क्लाइंट्स होंगे 80%। डायरी में आप अपने पेइंग क्लाइंट्स, B2B की बात कर रहा हूँ, सी में भी आप चला सकते हैं। इस इसके अंदर आप एक, इस डायरी के अंदर आप एक पर्सनल बातें लिखें अपने 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 जो क्लाइंट्स हैं उनकी। वो कि आज अम्मी बीमार हैं, आज अम्मी के पित्ते का ऑपरेशन है, आज बेटी की शादी है, ये आप लिख लें पर्सनल। अगली दफ़ा जब बात करेंगे तो पूछ लें, भैया आपकी अम्मी के पित्ते का ऑपरेशन था, ठीक हो गया नहीं हुआ? वो कहेगा यार ये तो याद रखता है। पर्सनल बातें लिखें उसकी। हमारे कुछ स्टूडेंट्स, अगर हम तो B2B काम करते हैं, क्योंकि हमारी हमारी ट्रेनिंग्स तो इस पे चल रही हैं ना। तो हम बिज़नेस वेबसाइट तो ये IT की सर्विसेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ या टीम मेंबर्स जब एक क्लाइंट के साथ 3-4 महीने लगा लेते हैं,
तो मैं उनसे पूछता हूँ उनके कितने बच्चे हैं। अगर उसको पता ना हो कि इसके कितने बच्चे हैं, इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई, तो हम कहते हैं तुमने रिलेशनशिप ही डेवलप नहीं किया। रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए अपने बारे में भी बताना पड़ता है, तब अगला आपको अपने बारे में बताता है। थोड़ा सा पर्सनल होना पड़ता है। तो इन असूलों के तहत आप रिलेशनशिप बनाएं। जो बिजनेस की डील्स हैं वो तो एक्सेल शीट पे और इनवॉइसेस पे चलती हैं। एक टाइम रखें उनको कॉल करने का। आजकल एआई का दौर है, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आपने ज़रा सी किसी को तवज्जो दे दी, वो बस आपका हो गया। अभी हमारे पास सियालकोट के कुछ लोग आए हुए थे। ये एक्सपोर्टर्स होते हैं। वो अभी उसका रिव्यू भी आ गया, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर्स होते हैं। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि अभी आपका कितने, कहते हैं मेरा अभी एक छोटा सा ऑर्डर लगे $180 का, बस वो कंप्लीट करवाना था। उसकी फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा वो $180 का ऑर्डर तो लग चुका है, उसको लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलेंगे? कोई तरीका वारदात है आपके पास कि वो बस निकल गया, $180 दे के बस गायब हो गया? मैंने उससे कहा कि वहाँ पर वो किसी क्लब का वो होगा, इसके साथ रिलेशनशिप बनाओ, ऐसे 30 रिलेशनशिप बनाओ, बस तुम्हारी तुम्हारी दुकान चलेगी और मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। 180 वाला आज गायब हो गया, फिर दूसरा गायब हो गया, फिर तीसरा गायब हो गया। एक लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे नहीं चलता। फिर मैंने उससे एग्जांपल दी। मैंने कहा मेरी गाड़ी का इस दफ़ा जो ऑयल चेंज हुआ था ना, वो 4000 किलोमीटर से 300-400 किलोमीटर एक्सीड कर गया। तो मैं अपने मैकेनिक के पास गया, मैंने उससे कहा यार ऑयल चेंज कर दो, तो उसने मुझे कहा ऑयल बहुत काला है। मैं साइड पे बैठा रहा, मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन ये ऑयल काला इसलिए था कि मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हारे पास आने का। मेरे गली मोहल्लों में और भी बहुत से ऑयल चेंज करने वाले थे, लेकिन मैं उनसे नहीं करा रहा। मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे से बना हुआ है। वो मैं यहाँ से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे ही चेंज करवाना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैंने कहीं और से चेंज कराया हो, लेकिन मेरा रिलेशनशिप डैमेज होता है। जिस वक्त मेरी गाड़ी ख़राब होती है तो मेरे घर से आके गाड़ी लेके जाते हो और फिर मेरे घर में आके ठीक करा के रखते हो। ये इस रिलेशनशिप की बरकत है। अगर आज और कल और परसों और इस तरीके से चलते रहते, तो फिर जब गाड़ी ख़राब होती तो मैकेनिक के पास जाके खड़ा होना पड़ता, वो ही मैकेनिक सारी गाड़ी ठीक करता, साथ चूना भी लगाता, और आप साथ बैठे रहते, पूरा दिन भी आपका ज़ाया होता और काम भी ठीक ना करके देता। ये पावर ऑफ रिलेशनशिप है। जिसकी रिस्पेक्ट मैंने भी करनी है, तब जाके आगे से रिस्पेक्ट मिलेगी। खुद तो 2 नंबरियां करो, आगे से लोग रिस्पेक्ट करें आपके रिलेशनशिप की, ऐसे नहीं होगा। तो कम लोगों के साथ ताल्लुक़ हो, लेकिन अच्छा ताल्लुक़ हो, लॉन्ग टर्म हो, आपका बिजनेस चलेगा, आपकी दुकान चलेगी। आज का लेक्चर यही था।